ड्रामा की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर रानन को देखते हैं, जहाँ पर शीन उसे धमकियाँ दे रही होती है। रानन भी यहाँ पर कहते कि तुम रहने दो, एक बार अगर हान यहाँ पर आएगा तब वो तुम्हें सबक सिखाएगा, क्योंकि तुम तो कुछ आज ज़्यादा ही बोले जा रही हो, वो भी मेरी वेडिंग को लेकर। एंड इतने यहाँ पर रानन का फियांसे हान आ जाता है, जहाँ पर वो उसके साइड बिल्कुल नहीं रहता। ये चीज़ देख कर तो रानन को कुछ समझ नहीं आता। वो उसे कहती भी है कि तुमने तो मुझसे कहा था कि एक बार मैं सारी चीज़ें तुम्हारे नाम पर ट्रांसफ़र कर दूँ, उसके बाद में हम दोनों की शादी होगी। हान कहते कि हाँ, ट्रांसफ़र वाली बात तो सही थी, लेकिन शादी तुमसे कौन नहीं करना चाहेगा। शीन यहाँ पर हंसने लग जाती है, कहती कि तुम कुछ ज़्यादा ही बोली हो। ये सारी की सारी प्लानिंग हमने सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फैमिली की प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए किया था, जो कि अब हम कर चुके हैं, और तुम्हारा यहाँ पर रहकर कुछ फ़ायदा नहीं है। हान यहाँ पर बताने लग जाता है कि तुम्हारा भाई भी तो तुम्हारे जैसा ही था, वो हमारे इस प्लानिंग में अर्जन डाल रहा था, उसे हमारे इस प्लान के बारे में सब कुछ पता चल गया था, तो फिर हमें भी उसे रास्ते से हटाना पड़ा। ये सुनकर तो वो और भी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि उसके भाई को किसी और ने नहीं बल्कि उसी के फियांसे और उसी की फ्रेंड ने मारा है। रानन यहाँ पर हान से कहने लग जाती है कि तुम मेरे भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें पता है कि मेरे भाई ने ही बचपन से तुम्हें स्पॉन्सर किया है, और तो उन्होंने ही तुम्हें मेरी कंपनी में लाया था ताकि तुम डिसेंट अमाउंट की अर्निंग कर सको। इतना ही नहीं, उन्होंने तुम्हें कितनी अच्छी पोजीशन भी रखा था, वो भी अपना भाई समझकर, लेकिन तुमने भाई जैसे इंसान को ही मार दिया। यहाँ पर हान कहने लग जाता है कि देखो, मेरे लिए पैसे से ज़्यादा बढ़कर और कुछ भी नहीं है, और मेरी शीन से बढ़कर तो तुम्हारी फैमिली को तो मुझे ये सब करना ही था। यहाँ पर उसे बहुत गुस्सा आ जाता है, लेकिन रानन के पास उतनी पावर नहीं होती है, और तो यहाँ पर वो लोग उसे कॉफिन के अंदर डालकर बंद कर देते हैं। रानन यहाँ पर मन में कह रही होती है कि अगर कल को मैं इस कॉफिन से बाहर भी निकलूँ या फिर मैं इस कॉफिन के अंदर ही मर जाऊँ, तो फिर मैं भूत की तरह इसका पीछा नहीं छोड़ने वाली हूँ, एंड मैं अपना बदला लेकर ही रहूँगी। एंड बाद में यहाँ से हान और शीन एकदम खुशी खुशी वहाँ से जा रहे होते हैं, क्योंकि अब उनके पास वो सारी चीज़ें होती है जो भी उन्हें चाहिए थी। लेकिन इतने में हम यहाँ पर मास्टर लूशा को देखते हैं, जो आते ही रानन कर चिल्लाने लगता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर वो उसे उस कॉफिन से बाहर निकालता है। एंड यहाँ पर रानन उसे सब कुछ बताने लग जाती है कि वो कितनी अनग्रेटफुल पर्सन के साथ थी, जहाँ पर जिसे उसके भाई ने स्पॉन्सर किया, उसके भाई ने उसकी देखभाल की और उसने उसके भाई को ही हर्ट किया, साथ साथ उसे भी। यहाँ पर लूशा उससे माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे तुम्हें सिटी में नीचे जाने देना नहीं चाहिए था, काश मैं तुम्हें माउंटेन्स में बाय माई साइड ही रखता तो बेहतर होता, तुम अब मेरे साथ सेफ होती, ना कि इस हालत में होती। यहाँ पर वो लूशा को माफ़ी मांगने से मना करती है, कहती गलती मेरी है, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, जहाँ पर मैं तुम दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाई, लेकिन अगर नेक्स्ट लाइफ होगी तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, वो भी एक सिंपल सी लाइफ। एंड इतने में यहाँ पर रानन की जान चली जाती है। इसके बाद में यहाँ पर लूशा जो होता है अपनी मैजिकल पावर्स का इस्तेमाल करता है और तो रानन को किस करता है, एंड यहाँ पर वह हेवन से प्रे करता है अपनी मैजिकल शक्तियों को यूज़ करते हुए। एंड फिर यहाँ पर रानन का बर्थ भी हो जाता है, यानी कि रीबर्थ, वो भी 5 साल पहले, और रानन को ये सारी चीज़ें याद भी होती है। एंड फिलहाल प्रेजेंट में वो अपनी ऑफिस में थी। एंड इतने में यहाँ पर गुस्से में आ जाता है हान, वो भी अपनी लवर शीन के साथ में, और यहाँ पर वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें देने लग जाता है रानन को। कहता है कि देखो, शीन के पीरियड्स चल रहे हैं और उसका स्टमक पेन हो रहा है, तो फिर वो काम नहीं कर पाएगी, इसलिए तुम्हें उसका काम करना होगा। एंड इस चीज़ को देखकर यहाँ पर रानन को याद आता है कि वो तो एकदम परफेक्ट टाइम में पास्ट में आई है, एंड वो वही टाइम है जहाँ पर रानन के भाई ने अभी तक प्रॉपर्टी के शेयर्स और चीज़ें हान के नाम पर नहीं की थी। इसका मतलब ये है कि रानन के पास अभी भी टाइम है सभी चीज़ों को एक बार फिर से बदलने का और फ्यूचर को दोहराने का नहीं। शीन यहाँ पर हान से कहने लग जाती है कि जाने दो ना, मैं खुद ही कर लूँगी, वरना यहाँ पर रानन को लगेगा कि मैं उसे बुली करने के लिए ये सब कर रही हूँ। हान कहता है कि ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी ये मेरे दिए हुए काम सब कुछ करती है और इसे यही सारी चीज़ें तो पसंद है, वो कर लेगी, तुम्हें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रानन मन में कह रही होती है कि पास्ट लाइफ में यहाँ पर सभी के सामने इसने मुझे सर्वेंट बनाकर रखा ताकि इसी खुद की सेल्फ एस्टीम किसी के सामने खराब ना हो, और तो पब्लिकली यहाँ पर उसने शीन को अपनी गर्लफ्रेंड भी माना और मुझे एज ए साइड चिक रखा। और मैं कितनी अंधी थी, लेकिन अब नहीं, अब मैं सेम चीज़ वापस रिपीट होने नहीं दूंगी। एंड यहाँ पर वह इस पर चिल्लाने लगती है कि काम करना बंद करो, मेरा लंच ब्रेक है और लंच ब्रेक के टाइम मैं कुछ काम नहीं करती। इसकी ये बात सुनते ही वहाँ पर उसे कलीग शॉक हो जाती है कि आखिर यहाँ पर ये अपने बॉस को ऐसा उल्टा जवाब क्यों दे रही है। और वो कलीग यहाँ पर रानन से कहने लगती है कि तुम कितनी ज़्यादा बदतमीज़ हो, यहाँ पर हान ने तुम्हारे कॉलेज को स्पॉन्सर किया, हान ने यहाँ पर तुम्हें इस कंपनी में ले आया, तुम्हें जॉब दी, लेकिन तुम उसी उल्टा जवाब दे रहे हो।
यहाँ पर रानन बोलने लग जाती है, ये तो ऐसा हुआ जैसे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मेरी फैमिली ने इसे सपोर्ट किया है और यहाँ पर ये इसकी बाप की फैमिली थोड़ी ना है। मैंने इसे यहाँ पर लाया काम करने के लिए। एंड ये बात सुनते हैं यहाँ पर हान को गुस्सा आ जाता है, तो फिर वो उसे अपना मुंह बंद रखने के लिए कहता है। रानन कहती कि क्यों, सच तो अक्सर कड़वाई होता है। फिर बाद में यहाँ पर जो मियाँ होती है उसके खिलाफ और भी बुरी बातें बोलने लगती है, जहाँ पर रानन उसे थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन प्रोटेक्टिव हान उसका हाथ रोक देता है। कहता है कि हम ऑफिस में है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। रानन कहती कि मुझे मत सिखाओ, कहाँ पर क्या करना है, मेरी जो मर्जी में आएगा मैं वो करूँगी। एंड यहाँ पर वो मियाँ को थप्पड़ मार देती है। बाद में यहाँ पर शीन बोलने लगती है कि देखो ना हान, यहाँ पर तुमने मेरे लिए कुछ अच्छे शब्द क्या कह दिए, ये इनोसेंट पीपल को थप्पड़ मारी है। रानन कहती कि लगता है तुम्हें भी थप्पड़ की ज़रूरत है, रुको मैं अभी बताती हूँ। एंड इतने में उसका प्रोटेक्टिव हान आगे आ जाता है। कहता है कि रानन देखो, नाटक करना बंद करो, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें कल की बर्थडे पार्टी में बुलाया नहीं है, इस वजह से तुम नाराज़ हो। एंड बाद में यहाँ पर रानन को इस बर्थडे के बारे में याद आता है, जहाँ पर सारी की सारी चीज़ें रानन ने स्पॉन्सर की होती है। एंड सभी को लग रहा था कि ये सारी की सारी चीज़ें की है हान ने। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे काम को देने लग जाती है। कहती है कि खुद का काम खुद करो, मैं तुम्हारी सर्वेंट नहीं हूँ जो सारे काम मुझ पर थोपे जा रहे हो। हान यहाँ पर उसे कहता है कि गई तो देख लेना, तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। तो फिर रानन कहती है कि ठीक है, जो बुरा होगा मैं देख लूँगी, क्योंकि तुमसे बुरा तो कुछ हो भी नहीं सकता। फिर इसके बाद हम यहाँ पर माउंटेन्स के सीन को देखते हैं, जहाँ पर हम लूशा को देखते हैं। एंड यहाँ पर वो ध्यान लगा कर बैठा हुआ था, और तर यहाँ पर वो तो रानन की लाइफ में ध्यान लगा रहा था। एंड उसे पता चलता है कि रानन की जितनी भी चीज़ें होती है, यानी कि अर्थ ग्रथ वाली चीज़ें, वो तो उल्टी हो चुकी थी। इसका मतलब ये है कि रानन की डेस्टिनी बदल रही है, उसका फेथ भी बदल रहा है, और तर यहाँ पर उसकी डेथ नहीं होने वाली है। तो फिर अब समय आ गया है जहाँ पर लूशा को अब सिटी में जाना ही होगा। एंड यहाँ पर लूशा के साथ साथ में हम यहाँ पर क्यूट से बेबी जिंजू को देखते हैं, जहाँ पर जिंजू अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर अपनी बॉडी के बाहर अपनी सोल निकाल लेता है और चुपचाप वहाँ से जाने लग जाता है। इसके बाद में यहाँ पर लूशा और जिंजू को कहता है कि अब समय आ गया है जहाँ पर हमें नीचे सिटीज में जाना होगा। लेकिन जिंजू यहाँ पर उसे कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था, तो वो अपनी पावर का यूज़ करता है। तब उसे पता चलता है कि जिंजू पहले ही नीचे की ओर उतर चुका है। एंड यहाँ पर जिंजू अपनी मम्मा को ढूंढने के लिए जा रहा था, क्योंकि वो अपने डैडी को बार बार कहे जा रहा था कि मुझे मम्मा को ढूंढना है, लेकिन उसके डैडी ने उसे अभी तक परमिशन दी ही नहीं थी। इस वजह से बेचारे छोटू से जिंजू को ये रास्ता चुनना पड़ा। इसके बाद में यहाँ पर रानन कमरे से बाहर निकल रही होती है, जहाँ पर उसे उसके पास की बातें याद आ रही होती है कि किस तरीके से धक्के मारकर उसने लूशा को घर से निकाला होता है। तो क्या लूशा उसे उस चीज़ के लिए माफ़ करेगा भी या नहीं। एंड हमें यहाँ पर फ्लैशबैक में दिखाया भी जाता है कि रानन उसे घर से बाहर निकाल रही थी एंड उस पर चिल्ला रही होती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से हान ने मेरी वेडिंग को पोस्टपोन कर दिया और अब वो मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए रेडी भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। यहाँ पर लूशा और रानन को समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रानन की आंखों पे तो पट्टी बंधी हुई थी, जो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हान की अच्छी साइड ही देख रही होती है। एंड बाद में यहाँ पे वो सोचने लग जाती है कि आखिरकार मैंने किन किन लोगों को हर्ट नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ इस हान की वजह से, जो कितना अनग्रेटफुल है। इतने में यहाँ पर उसकी बॉडी वीक पड़ जाती है और वो नीचे की ओर गिरने वाली थी, लेकिन फटाक से यहाँ पर जिंजू आ जाता है, जो कि टाइम को पास कर देता है। एंड यहाँ पर रानन को सेफली वो एक टेबल के ऊपर बैठा देता है। फिर बाद में यहाँ पर वो रानन के पास जाता है एंड वो उसके फ्यूचर को रीड करना शुरू कर देता है। एंड वो जो कुछ भी बोलता है वो ऑलमोस्ट एक्यूरेट होता है। रानन भी यहाँ पर सोचने लगती कि आखिर इस छोटे से बच्चे को 5 साल वाली बात कैसे बताए। एंड यहाँ पर इस छोटे से बच्चे का फेस जो है किसी का तरह दिख रहा होता है, लेकिन रानन को वो समझ नहीं आ रहा था। जिंजू बाद में यहाँ पर उसे एक कुछ तो मेडल देने लग जाता है, जिस मेडल के अंदर पावर्स होती है, लेकिन उस मेडल की पावर्स की वजह से जिंजू को पता चलता है कि वो उसकी मम्मा है, तो वो उसे हक करते हुए अपनी मम्मा बुलाने लगता है। एंड इतने में यहाँ पर लूशा भी सामने आ जाता है। एंड लूशा को देखते ही यहाँ पर वो उसके पास हक करने के लिए चली जाती है और अपनी पिछली गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगती है। और वो हमें ये भी बताती है कि उसके भाई के अलावा अगर कोई उसे प्रोटेक्ट करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ लूशा है एंड वो उसी पर ट्रस्ट कर सकती है। बाद में यहाँ पर वो उससे पास में हुई चीज़ों के लिए माफ़ी मांगने लगती है, कहते कि माफ़ कर देना, मैं बहुत बुरी थी जो मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया।
माफ़ी मांगते हुए लूशा को ये चीज़ बहुत अनग्रेटफुल लगती है और बहुत ऑकवर्ड लगती है, क्योंकि रानन कभी ऐसी थी ही नहीं। रानन हमेशा से लूशा के अगेंस्ट थी, तो लूशा उसे कहने लग जाता है कि ये सब तुम नाटक कर रही हो ना, तुम्हारा आखिर इरादा क्या है और तुम भी कौन सी ट्रिक प्ले कर रही हो। रानन कहते कि ऐसे कोई बात नहीं है। लूशा कहते कि मुझे तो यही लग रहा है पास की चीज़ों के अकॉर्डिंग, एंड यहाँ पर हमें पास की चीज़ें भी बताई जा रही थी, जहाँ पर रानन और लूशा दोनों माउंटेन्स पर रहा करते थे। एंड रानन यहाँ पर चुपके से हान से मिलने जा रही थी, जहाँ पर लूशा उसे रोक देता है। तो फिर रानन यहाँ पर प्लीज़ करने लगती है। लूशा तभी भी यहाँ पर उसे हान को लेकर वॉर्न कर रहा था, लेकिन रानन की नज़र के सामने हान सबसे परफेक्ट और बेस्ट और प्रॉपर इंसान था उसके लिए। फिर बाद में यहाँ पर वो लूशा के आंखों में धूल झोंककर वहाँ से भाग जाती है। रानन कहती कि नहीं देखो, वो पास की बात थी, माना कि मैंने ढेर सारी गलतियाँ की है, लेकिन अब मैं सुधरना चाहती हूँ और तुम जैसा कहोगी वैसा मैं करना चाहती हूँ। लूशा की जो नजर होती है वो रानन के हाथ पर जाती है, जिसने वो ब्रेसलेट पहना हुआ था, एंड ये ब्रेसलेट उसे हाथ नहीं दिया था। एंड रानन समझ जाती है, तो बिना कुछ बोले यहाँ पर वो उस ब्रेसलेट को उतार कर फेंक देती है, जिसे देखकर लूशा शॉक हो जाता है। कहते कि देखो, ब्रेसलेट पहनना ना या ना पहनना ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें तुम्हारी बॉडी को प्रोटेक्ट करना होगा। एंड यहाँ पर वो उसे वार्निंग दे रहा होता है 5 साल बाद की। इसका मतलब ये है कि लूशा को भी इन चीज़ों के बारे में शायद से पता होगा। फिर बाद में यहाँ पर रानन कहते कि हाँ, तुम जो कहोगे वो मैं सब कुछ करूँगी। इतने में यहाँ पर जिंजू आता है एंड कहते कि मेरी मम्मा को डैडी आप परेशान मत करो, आखिरकार आपको मम्मा की बात माननी चाहिए, मम्मा क्यों आपकी बात मानेंगी। एंड यहाँ पर रानन जब जिंजू को लूशा को डैडी बुलाते हुए सुनती है, तो उसे लगने लग जाता है कि शायद से लूशा की शादी हो चुकी है और ये बेबी अपनी मम्मा के बदले मुझे मम्मा समझ रहा होगा। जिंजू कुछ ज़्यादा बोल रहा था, तो लूशा यहाँ पर पावर्स का इस्तेमाल कर उसके माउथ को सील कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर रानन कहने लगती है कि जाकर हमें लंच करना चाहिए, जिंजू को बहुत भूख लगी होगी। फिर वो अपने पूरे वाले रेस्टोरेंट में आ जाती है, जो कि उसकी फैमिली ओन करती है, एंड ये सबसे बेस्ट एंड स्पेशल रूम होता है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग जिंजू के माउथ को अनसील कर देते हैं, तो रानन से पूछती कि उसे क्या खाना है, एंड जिंजू क्यूट से आंसर करता है कि मेरी बेटी मम्मा जो कहेंगी वो मुझे खाना है। एंड ये देखते लूशा उसे अपने पास बुला लेता है और रानन के बाजू में बैठने से मना कर देता है। फिर बाद में यहाँ पर ढेर सारी डिशेज आ जाती है, एंड ये डिशेज रानन ने लूशा के अकॉर्डिंग मंगवाई होती है, जो कुछ भी लूशा को पसंद होता है। फिर हम यहाँ पर एक रूट स्टाफ को देखते हैं, जो कि रानन पर चिल्लाने लगती है, कहते कि ये सारे खाने यहाँ पर क्या करे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लंच टाइम में सी फूड आएगा। रानन उस स्टाफ पर चिल्लाने लगती है, कहते कि देखो मुझे सी फूड से एलर्जी है, और अगर इतना ही तुम्हें अपने बेटे को सी फूड खिलाना है तो जाओ जाकर घर पर खिलाओ, यहाँ पर मेरे रेस्टोरेंट में नहीं, ये मेरी फैमिली का स्पेशल रेस्टोरेंट है जो कि मेरे लिए बना है, ना कि तुम्हारे बेटे को फंड करने के लिए। आंटी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहने लगती है कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो, अगर मेरी और मेरे बेटे की आइडेंटिटी बाहर निकल गई तो तुम्हें पता है ना कंपनी का क्या होगा। रानन कहती कि क्या होगा, तुम्हारा बेटा राजा महाराजा थोड़ी ना है, जो तुम्हारे बेटे को अगर कंपनी से निकाला तो कंपनी डूब जाएगी, इन सपनों से बाहर निकलो। तुम्हारे बेटे को अगर कंपनी से निकाल भी दिया तो किसी का कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सिवाय तुम्हें और तुम्हारे फैमिली के फाइनेंशियल कंडीशन पर। आंटी यहाँ पर कहने लगते कि देखो फ्यूचर में जाकर तुम दोनों की शादी होने वाली है, और ऐसे भी जो भी कुछ यहाँ पर तुम्हारा है वो तो हान का ही होगा ना, उसके बाद हान को ये सारी चीज़ों की देखभाल करनी है। रानन यहाँ पर हंसने लगता है और कहती है कि किसने कहा कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ शादी करूँगी, सपनों में भी ये पॉसिबल नहीं है, और बिन मतलब के रूमर्स फैलाना बंद करो तो बेहतर होगा। ये बात सुनकर लूशा शॉक हो जाता है और उसे समझ आने लगता है कि शायद से रानन में अब अकल आ चुकी है, इस वजह से वो इतनी पॉइंटफुल और लॉजिकल बातें बोल रही है। दूसरा आंटी यहाँ पर मन में सोच रही होती है कि अचानक इस लड़की को क्या हो गया, पहले तो एकदम मेरी बातें माना करती थी और शादी वाली बात को सुनकर सेंटी हो जाया करती थी, लेकिन अब देखो रब कैसे रिप्लाई कर रही है। तो आंटी बोलते कि ठीक है, हान आएगा तभी तुम लोग खाना शुरू कर सकते हो। रानन उस पर चिल्ला उठती है, कहते कि हान आएगा तो तब, इसका मतलब क्या है, और ऐसे भी हान एक पुअर इंसान है और एक पुअर स्टूडेंट है जिसको मेरी फैमिली ने पूरा का पूरा स्पॉन्सर किया हुआ है, आखिर वो कौन होता है मेरे साथ बैठकर खाना खाने वाला। एंड यहाँ पर वांटी को वार्निंग देती है कि मेरे सामने नेक्स्ट टाइम से आवाज़ ऊंची कर बोलना मत, वरना इस कैफेटेरिया से मैं तुम्हें निकाल दूंगी और तुम्हारे बेटे को भी ऑफिस में से, फिर जो चाहे जो मन में आए वो कर लेना। इतने में यहाँ पर हान, शीन, मी और अपने सभी ऑफिस की कलीग के साथ आ जाता है, तो वो कहने लग जाता है कि आखिर तुम यहाँ पर लंच पर कैसे लेकर आ गई हो और ये खाने कैसे, यहाँ पर मुझे ये सब नहीं खाना, जाकर सी फूड लाया जाए।
तो आंटी कहते कि हाँ मास्टर आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। रानन कहते कि खबरदार अगर उसके कहने के अकॉर्डिंग तुमने किया तो तुम्हें पता है कि नतीजा क्या हो सकता है। यहाँ पर बाद में शीन कहने लग जाती कि अरे तुम एक सर्वेंट हो तो आप यहाँ पर ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो कि तुम यहाँ की कोई महारानी हो। और ऐसे भी तुम्हें तो खुश होना चाहिए जो कि हाँ तुम्हें रोज़ यहाँ पर लंच के लिए लेकर आता है, लेकिन तुम यहाँ पर 2 लोगों को और लेकर आ गई हो मुफ्त का खाना खिलाने के लिए। बाद में यहाँ पर मियाँ और शीन मिलकर बुराई करने लग जाती है लूशा की, जहाँ पर लूशा अपनी मैजिक ट्रिक्स का इस्तेमाल करने वाला था। लेकिन इसके पहले ही यहाँ पर रानन पानी का ग्लास उठाती है और उन दोनों के मुंह पर फेंक देती है, साथ साथ वो ग्लास भी ज़मीन पर जोर से फोड़ देती है, जिसे देखकर वो लोग शॉक हो जाते हैं। बाद में सभी लोग यहाँ पर रानन को सिर्फ और सिर्फ एक सर्वेंट मानने लगते हैं। कहते हैं कि तुम्हें हाथ क्या दिया, तुम तो पूरा प्रॉपर्टी हड़पना चाहती हो, तुम एक सर्वेंट हो तो सर्वेंट जैसा बिहेव करो। रानन यहाँ पर उन सबको चिल्लाती है, कहती है कि स्टाफ भी कुछ ज़्यादा ही बोल रही है। तो फिर यहाँ पर वो आंटी को कैफेटेरिया से हमेशा के लिए फायर कर देती है। एंड बाद में कहती है कि किसी की और हिम्मत है तो वह आगे आकर बोल सकता है, मैं उसे कंपनी से भी निकालने की हिम्मत रखती हूँ। तो सभी का यहाँ पर मुंह बंद हो जाता है और यहाँ पर हान धीरे से आकर पूछने लग जाता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। रानन कहते कि अरे वाह, लगता है तुम्हें तुम्हारी मॉम के लिए बहुत बुरा लग रहा है, तो अपनी मॉम के साथ साथ चले जाओ। ये बात सुनकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, कहने लगते कि ये रूमर सच निकला कि इसकी मॉम यहाँ पर कैफेटेरिया में काम करती है। यहाँ पर हान को अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रानन इतना बोल क्यों रही है। तो फिर यहाँ पर वो रानन को धक्का मार देता है, जहाँ पर लूशा आकर उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर जिंजू आ जाता है जो कि बहुत गुस्से में था। तो वो अपने पावर्स का इस्तेमाल कर पावर्स उसके ऊपर फेंक देता है, जिस वजह से ये हान बड़ी दूर ही जा गिरता है एंड यहाँ पर वो उठ भी नहीं पा रहा था। तो फिर यहाँ पर लूशा से कहता है कि देखो अभी के अभी यहाँ पर रानन से माफ़ी मांगो, जहाँ पर हान रानन से माफ़ी मांगने के लिए साफ साफ मना कर देता है। इतने में जिंजू यहाँ पर पावर्स का इस्तेमाल ऊपर के लगे झूमर पर भी करता है एंड ये झूमर हान के ऊपर गिरने वाला था। तो सभी लोग हान को हटने के लिए कहते हैं, उसे हटाने की कोशिश करते, लेकिन हान तो वहाँ पर फेविकॉल की तरह चिपक के चुका था। लूशा कहता है कि तुमने माफ़ी नहीं मांगी है तो फिर तुम वहाँ से हट भी नहीं सकते हो। तो फिर यहाँ पर वो माफ़ी मांगता है, जहाँ पर लूशा और जिंजू को इशारा करता है एंड जिंजू यहाँ पर हान के साथ साथ उस झूमर को भी छोड़ देता है, जो कि उसके ऊपर गिरते गिरते बच जाता है। फिर बाद में यहाँ पर हान रानन से कहने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर किसी और के साथ में आकर सारी चीज़ें मेरे अगेंस्ट प्लॉट करने की। लूशा को यहाँ पर गुस्सा आता है तो वो पावर्स का यूज़ करता है, जहाँ पर हान जिस सीट पर बैठा होता है वही टूट जाता है एंड सभी लोग यहाँ पर हान पर हंसने लगते हैं। रानन कहते कि देखा गॉड तुम्हें तुम्हारे बुरे कामों का सजा दे रहा है एंड सभी लोग हंसने लग जाते हैं। हान गुस्से में उसे कहने लग जाता है कि तुम्हारा नाटक तो बढ़ता ही जा रहा है, अगर तुम सच में यहाँ पर ये सब करना चाहती हो तो मैं तुम्हारे साथ शादी बिल्कुल नहीं करना चाहता। रानन कहते कि मत करो, मेरे लिए अच्छा है, मेरी लाइफ बच जाएगी, ऐसे भी तुम जैसे क्लास लोगों के साथ में शादी कौन ही करना चाहेगा। फिर बाद में यहाँ पर वह लूशा को देखती है, उसे पूछने लग जाती है कि क्या तुम्हें वाइफ की ज़रूरत है एंड ऐसे कौन ही प्रपोज करता है। तो फिर यहाँ पर जिंजू भी खुश हो जाता है। लूशा कहते कि हाँ जब तक तुम चाहोगी तब तक मैं रेडी हूँ एंड यहाँ पर जिंजू अपने प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है कि मेरे पास ढेर सारी पिग्स है, डग्स है, काउज है एंड पलक्स है, जिसे सुनकर यहाँ पर रानन हंसने लगती है एंड यहाँ पर कलीग्स जो होते हैं वो उस पर हंसते हैं कि तुम देख रही हो आखिर सर्वेंट जैसे लोग ही एक साथ रह सकते, लो क्लास के लोग कभी हाई क्लास में आ सकते ही नहीं है। हान यहाँ पर कहने लग जाता कि अरे एक्टिंग करने के लिए किसी को लाना ही होता तो किसी अच्छे से सीईओ को पकड़ती, ये कौन से गाँव वाले लोगों को पकड़ लिया है। मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है कि तुम्हें ऐसी जगह पर शादी करनी पड़ रही है। रानन कहती कि मेरे बारे में छोड़ो, अपने बारे में सोचो कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ दिया तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ तो पूरी चौपट हो जाएगी। हान यहाँ पर मन में सोचने लग जाता है कि मैं अपनी मॉम की और मेरी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील होने नहीं दे सकता। रानन यहाँ पर सिक्योरिटी को बुलाती है, हान भी यहाँ पर सिक्योरिटी को बुलाता है। तो फिर यहाँ पर वो कलीग्स कहने लगते कि आई बड़ी सिक्योरिटी को बुलाने वाली, देखना अब हान की सिक्योरिटी कैसे तुम्हें इस रेस्टोरेंट से धक्के मारकर बाहर निकालती है। फिर सभी लोग यहाँ पर उसे कहने लगते कि देखो नील डाउन कर हान से माफ़ी मांग लो तो फिर हान तुम्हें माफ़ कर देगा और यहाँ पर लंच भी करने देगा। रानन कह देती है कि माफ़ी मैं क्यों मांगूंगी और रेस्टोरेंट से मैं क्यों बाहर जाऊंगी, अगर किसी ने रूल्स को वायलेट किया है तो फिर वो हान है। और यहाँ पर वो गार्ड्स को ऑर्डर देती है, जहाँ पर सभी के सभी गार्ड्स उसके सभी कलीग्स को पकड़ लेते। शीन यहाँ पर कहने लग जाती है कि आखिर चल क्या रहा है,
एक सर्वेंट की बात ये गार्ड्स क्यों मान रहे हैं और तुम्हारी बातों को क्यों नहीं मान रहे हैं? गार्ड्स यहाँ पर साफ साफ कह देते कि हम मैडम रैनन की बातों को सुनेंगे, तुम कौन होते हो हमें ये तक नहीं पता है। जिंजू तो यहाँ पर अपनी मामा का पावर्स देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और तो इस चीज का हान के पास कुछ रिप्लाई नहीं होता। दूसरा यहाँ पर रैनन लूशा से कहती है कि अब इस प्लेस में बहुत केओस मच गया है और बहुत नेगेटिव एनर्जीज भी है, तो हम जाकर कहीं और लंच करते हैं। फिर वहाँ से वो दोनों चले जाते, जहाँ पर हान भी यही सोच रहा होता है कि आखिर ये है कौन और यहाँ पर रैनन में इतनी हिम्मत कब से और कहाँ से आ चुकी है। इस चीज़ का तो मुझे फ़ायदा उठाना पड़ेगा ही और उसे वापस से लाइन पर लाना पड़ेगा। इसके बाद में यहाँ पर वो लोग बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर रैनन कहते कि चलो जाकर मैरिज ब्यूरो जाते और अपना मैरिज रजिस्टर करवाते हैं, साथ साथ आरजी सर्टिफिकेट ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लूशा से मना कर देता है। रैनन कहती कि अरे तुमने अंदर ही तो कहा कि जैसा मैं कहूँगी तुम वैसा करोगे। लूशा से समझाता है कि देखो मैरिज एक सीरियस बात है जिसे हमें इस तरीके से हल्के में या मजाक मजाक में नहीं लेना चाहिए। रैनन बोलते कि मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियस हूँ इस चीज़ को लेकर। लूशा यहाँ पर उसे बोलने लग जाता है कि देखो मुझे पता है कि तुम ये सारी चीज़ें हान को जेलस फील करवाने के लिए कर रही हो और तुम्हारा कुछ छोटा सा झगड़ा हुआ होगा, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर हमें शादी को इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है। रैनन कहती कि लगता है तुम मेरे सीरियसनेस को समझे ही नहीं हो। एंड यहाँ पर वो उसे किस करती है, जहाँ पर लूशा उसे अपने आप से दूर करता है एंड कहता है कि बाद में रिग्रेट मत करना। एंड वो भी यहाँ पर उसे किस करने लग जाता है। एंड यहाँ पर किस करने के एकदम बाद यहाँ पर उन्हें याद आता है कि जिंजू सामने खड़ा है, जहाँ पर जिंजू ने भी अपने आईज को क्लोज कर दी थी। एंड जिंजू यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैंने तो कुछ भी देखा नहीं। फिर लूशा यहाँ पर रैनन से कहता है कि आखिर तुम अब हान का करोगी क्या। तो वो उसे बताने लगती है कि अब टाइम आ गया है जहाँ पर मुझे इस कचरे को अपने घर से साफ करना ही होगा और घर से बाहर निकालना होगा। लूशा उसे कंफर्म करता है कि क्या वो पक्का श्योर तो है ना। एंड यहाँ पर रैनन बोलते क्या इससे ज़्यादा श्योर मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं थी। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो लोग घर पर आ जाते हैं। रैनन कहती कि देखना मैं तुम दोनों के लिए बहुत सारे स्पेशल डिशेस बनाऊंगी। दूसरा यहाँ पर जिंजू का ध्यान उस घर के ऊपर जाता है, जहाँ पर उसे ढेर सारी ब्लैक एनर्जीज नजर आती है। तो वो रैनन से कहता है कि ब्यूटीफुल मम्मा आप अंदर जाओ, मैं तब तक यहाँ पर डैडी से कुछ बात करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं अंदर आऊँगा। रैनन कहते कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे रूम का अरेंज करती हूँ। फिर बाद में यहाँ पर वो उस इविल स्पिरिट के बारे में अपने डैडी को बताता है, जहाँ पर लूशा इस इविल स्पिरिट को देख पा रहा था। एंड यहाँ पर वो कहने लग जाता है कि लास्ट टाइम मैं तो यहाँ से चला गया था, लेकिन इस बार मैं यहाँ पर सारी चीज़ें सॉल्व कर ही रहूँगा और रैनन को इस बार बचा कर रहूँगा। इस बार मैं यहाँ पर कुछ भी हो जाए, भले ही रैनन मुझे जाने के लिए कहे, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाला हूँ। फिर बाद में हम यहाँ पे घर के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पर रैनन जो है एरिक को चिल्ला रही होती है, क्योंकि एरिक यहाँ पर ओल्ड से सर्वेंट को बहुत ज़्यादा सता रहा होता है और एरिक बहुत बदतमीज़ होता है, कहता है कि इसमें मैं क्या करूँ, वो ओल्ड इंसान है और वो सर्वेंट है और तुम भी तो मेरे सर्वेंट हो। यहाँ पर रैनन उसे अच्छे से बिहेव करने के लिए कहती है, लेकिन एरिक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो फिर यहाँ पर आंटी आ जाती है, कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे ग्रैंडसन पर चिल्लाने की। एंड ये चीज़ को देखते हुए रैनन को पास की बातें याद आती है। एंड सेम यहाँ पर रैनन इसी समय पर घर पर आई होती है, जहाँ पर एरिक उसे सुना रहा था एंड वो उसे अपनी मॉम मानने के लिए रेडी था ही नहीं। तब यहाँ पर आंटी आती है और रैनन को अपना मुंह बंद करने के लिए कहती है, लेकिन इस बार रैनन उस चीज़ को रिपीट होने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं देना चाहती है। बाद में आंटी यहाँ पर अपने फेस को चेक करने लगती है, कहते कि अरे मेरे फेस पर तो रिंकल्स बढ़ ही जाएंगे अगर मैं वहाँ पर एज ए कैफेटेरिया में शेफ काम करती रह जाऊंगी तो। दूसरे यहाँ पर रैनन अंकल ली को वहाँ से जाने के लिए कहती है और मेडिसिन से लेकर आराम करने के लिए बोलती है, लेकिन आंटी यहाँ पर बोलती है कि ये क्या आराम करेगा, 5 मिनट की नींद ले लेके तो आराम ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे भी इसे मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, जाओ जाकर मेरे लिए पर्सनल डॉक्टर को बुलाओ, वो भी ब्यूटिशियन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर रैनन अंकल ली को उनको सर्व करने के लिए साफ साफ मना कर देती है, कहते कि अब आपको इनके ऑर्डर्स फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर बाद में यहाँ पर अंकल ली कहने लगते, लेकिन मैडम आपने तो मुझे कहा था कि इनके फैमिली को भी एज आपकी फैमिली ही ट्रीट करना है। तो फिर रैनन कहते कि हाँ अब मैं ही मना करूँ, क्योंकि ये मेरी फैमिली थोड़ी ना है, ये एक नॉर्मल से सर्वेंट है जो मेरे घर पर घुसपैठिया बनकर रह रहे हैं। एंड यहाँ पर अंकल ली बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि रैनन ने फाइनली अपनी आंखें जो खोल ली होती है, जहाँ पर अंकल ली उसे समझाते रह गए थे, लेकिन फाइनली उन्होंने गिव अप कर दिया था। बट अब तो चीज़ें चेंज हो रही है। आंटी यहाँ पर रैनन पर चिल्लाने लगती है, कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। रैनन कहती कि हाँ आखिर एक ही चीज़ मुझे आपको बार बार क्यों बतानी पड़ेगी, कहा ना कि आप इस घर की नॉर्मल सर्वेंट हो और आपकी हिम्मत कैसे हो मेरे स्टाफ को इस तरीके से ऑर्डर करने की, खुद का काम खुद कर लो तो बेहतर होगा।
आंटी यहाँ पर कहने लगती कि लगता तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा ही चल रही है। रेस्टोरेंट में तो तुमने बोला तो बोला, अब घर आकर भी तुम सुना रही हो। लगता है मुझे रूल्स तुम्हारे लिए सेट करनी होंगे। एंड यहाँ पर वो महारानियों की तरह बैठ जाती है। जहाँ पर रैनन भी उसे सुनती है तो यहाँ पर वो रूल्स बोलना शुरू कर देती है। रैनन कहते कि अरे वाह, रूल्स तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन जाकर ये रूल्स अपने घर पर चलाना। ये घर मेरा है, मेरे दिए हुए कपड़े पहनती हो, मेरी हाथ के सारे खाने खाती हो, मेरे पैसे को उड़ा कर यहाँ पर मुझ पर रूल सेट कर रही हो। आंटी कहती कि हाँ, इतना हक तो मेरा बनता ही है, तुम मेरे बेटे के साथ जो शादी करने वाली हो। रैनन कहते कि तुम क्या थोड़ी सी पागल हो? कितनी बार कहो तुम्हें कि मैं तुम्हारे बेटे के साथ शादी नहीं करने वाली हूँ, और फालतू की बातों को कहना बंद करो। दोस्त हम यहाँ पर बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर डैडी और सन मिलकर यहाँ पर उस ईवल एनर्जी को हटा देते हैं। लूशा कहते कि देखना, अब ईवल एनर्जी हट चुकी है, तो फिर यहाँ पर जो भी कुछ भी उल्टा काम करने की कोशिश करेगा तो उन्हें पनिश किया जाएगा। दूसरा यहाँ पर ए भी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि आखिर तुमने मेरी ग्रैंडमा पर चिल्लाया कैसे? और वो वाटर गन को रैनन के ऊपर फेंकने वाला था, लेकिन वो पानी रिवर्स में जाकर उसकी ग्रैंडमा के ऊपर ही चला जाता है। एंड यहाँ पर एरिक जितनी भी बार अपने वाटर गन को स्प्लैश करता है, उतनी बार बस सारा पानी उससे ग्रैंडमा के ऊपर ही गिरता है। उनका मास्क भी उतर जाता है एंड वो आंटी चिल्लाने लगती है। इतने में वहाँ पर हान आ जाता है, तो वो हान से कंप्लेन करना शुरू कर देती है एंड कहती कि कल के इवेंट में तो हमें इसे ले जाना ही नहीं चाहिए। रैनन कहते कि ठीक है, मत लेकर जाओ, लेकिन हाँ, याद से पूरे इवेंट का बिल जरूर पे कर देना। क्या है ना, तुम इतने अमीर खानदान से जो हो, उस इवेंट का बिल ऐसी चुटकियों में पे कर दोगी। हान यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगता है। रैनन कहते कि कब तुम सुधरोगे? आखिर कब तुम्हारे दिमाग से राजा महाराजा वाली सोच बाहर निकलेगी? तुम नॉर्मल से सर्वेंट हो, सर्वेंट से रैक करो, मुझ पर रूल्स और रेगुलेशंस मत लगाओ। तो फिर उसे गुस्सा आता है, जहाँ पर आंटी जो है रैनन की मॉम को लेकर उल्टा सीधा बोलने लगती है। एंड रैनन की मॉम इस दुनिया में नहीं होती, तो रैनन को गुस्सा आता है कि आखिर अपनी मॉम को कैसे कोई इंसल्ट कर सकता है, तो वो आंटी को सीधा थप्पड़ ही मार देती है। लेकिन आंटी जब यहाँ पर रैनन को थप्पड़ मारने जाती है तो वो थप्पड़ उसके बेटे को लग जाता है, और जब उसका बेटा रैनन को थप्पड़ मारता है तो वो थप्पड़ उसकी मॉम को लग जाता है। एंड यहाँ पर उन दोनों का हाथ उनके कंट्रोल में नहीं होता, जहाँ पे वो लोग एक दूसरे का गला ही दबाने लग जाता है। एंड एरिक तो पूरा पागल ही हो जाता है। एंड रैनन को भी यहाँ पर बहुत हंसी आ रही थी कि आखिर चल क्या रहा है। इतने में यहाँ पर लूशा और जिंजू भी अंदर आ जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर वो लूशा को और जिंजू को वेट करने के लिए कहती है। साथ ही साथ यहाँ पर वो ढेर सारे गार्ड्स को बुलाती है और इन सभी के सामान और इन सभी को सीधा बेसमेंट में आने के लिए कहती है। आंटी यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है। साथ साथ यहाँ पर हान भी कहते हैं कि देखो, अगर तुम सोच रहे हो कि इस तरीके से तुम मेरे अटेंशन को गेन करोगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम बहुत ही चीप लग रही हो। रैनन कहती कोई बात नहीं, मैं बहुत ज़्यादा ही हेल्दी, रिच और चीप इंसान हूँ तो चलेगा, तुम्हारी तरह तो घटिया नहीं हो ना। तो फिर यहाँ पर बस पर चिल्लाता है, कहता है कि तुम ऐसे नहीं सुधरोगी, मुझे तुम्हें पनिश करना ही होगा। रैनन कहते कि अरे बाबा, तुम दोनों को कितनी बार मुझे याद दिलाना होगा, तुम मेरे ही पैसों के खाने खाते हो, मेरी ही पैसों के कपड़े पहनते हो, मेरे ही घर पर रहते हो और मुझे धमकियाँ देते हो और मेरे लिए रूल सेट करते हो। बेसमेंट में रहना है तो रहो, वरना इस घर से निकल जाओ। एंड इस एक्शंस को देखते हुए लूशा तो बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसकी पुरानी वाली रैनन अब वापस जा चुकी है। इसके बाद में यहाँ पर एरिक, उसकी ग्रैंडमा यानी कि हान की मॉम और हान बेसमेंट में होते, जहाँ पर आंटी तो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मुझे ऐसे दिन देखने पड़ेंगे। हान कहते कि मॉम आप टेंशन मत लो, कल की बर्थडे पार्टी में ऐसे दिखाता हूँ कि किसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं। आंटी बोलते कि हाँ, सभी फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड के सामने उसे नील डाउन करवा कर माफ़ी मंगवाना, तब जाकर उसे माफ़ करना, वरना माफ़ करना ही मत, वरना कल तो आज वो हमारे हाथों से नहीं बचने वाली है। दूसरे यहाँ पर रैनन उन्हें उनका कमरा दिखाया। जिंजू को ये रूम बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। रैनन कहती कि मैं सारी चीज़ों की व्यवस्था कर दूंगी, तो फिर वो कहता है कि कोई बात नहीं, जब तक मैं तुम्हारे साथ यहाँ पर सेफली रह रहा हूँ मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। एंड इस लाइन को सुनते ही रैनन को यहाँ पर पास की बात याद आती है, जब यहाँ पर लूशा रहने के लाया था तब यहाँ पर उसने हान से परमिशन मांगी थी। हान यहाँ पर बड़े अकड़ में आकर परमिशन दे रहा था, कहता कि देखो ये लोग गाँव से आए हुए हैं, अगर इस घर से एक भी सामान चोरी हुआ या गायब हुई तो मुझे इन्हें निकालना ही होगा। एंड इस चीज़ पर भी यहाँ पर लूशा कुछ नहीं कहता, सिर्फ और सिर्फ रैनन के अच्छे साइड में ही रहता है एंड उस चीज़ को मान भी लेता है। वापस हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते हैं, जहाँ पर रैनन पूरी इमोशनली हो जाती है और सोचने लग जाती है कि न जाने मैंने कौन सी भांग पी ली थी जो प्रीवियस लाइफ में मेरे आंखों पर पट्टी बन चुकी थी एंड मैं यहाँ पर लूशा की इस अच्छी प्रेजेंस को देख ही नहीं पा रही थी। फिर बाद में यहाँ पर जिंजू बोलने लगता है कि अब तो हम यहाँ पर सेम घर में एज अ फैमिली रहने वाले, तो क्या मम्मा भी यहाँ पर रह सकती है? एंड यहाँ पर लूशा उसे मुँह बंद करने के लिए कहता है, जहाँ पर रैनन चली जाती है ब्लैंक लेने के लिए। फिर लूशा यहाँ पर उसे बार बार उसे मम्मा कहने से मना करता है। जिंजू कहता है कि वो मेरी सचमुच मम्मा है एंड यहाँ पर वो उस कंपास को दिखाता है एंड कहता है कि मैं जब मम्मा के पास गया था तभी ब्लिंक किया था। एंड यहाँ पर
फिर बाद में लूशा भी सोचने पड़ जाता है। बट वो जिंजू से कहता है कि देखो हर बार ये चीज़ सच नहीं हो सकती। वो कहता है कि ठीक है, मगर मैं ये चाहता हूँ कि प्रीति आंटी ही मेरी मम्मा बने। एंड बाद में यहाँ पर वो से कहता है कि ठीक है, अगर तुम अच्छे से डांस करोगे तो। एंड यहाँ पर वो छोटे से बच्चे से डांस करवाता है। फिर बाद में यहाँ पर रैनन आ जाती है, जहाँ पर जिंजू से कहता है कि कल मेरा बर्थडे है, तो क्या प्लीज़ आ जाता, आप मेरे साथ रुक सकती हो यहीं पर। लूशा यहाँ पर उसे बताने लगता है कि जिंजू का बहुत पहले से सपना था कि वो अपनी मम्मा के साथ में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करे, लेकिन वो हो नहीं पाया। रैनन कहते कि इसमें क्या हुआ, मैं यहाँ पर हूँ ना, ऐसे भी मुझे जिंजू से ढेर सारी बातें करनी है। फिर यहाँ पर वो दोनों एक ही बेड पर होते, जहाँ पर रैनन जिंजू से पूछ रही होती है कि आखिर तुम्हें तुम्हारे बर्थडे पर ऐसा कौन सी स्पेशल चीज़ करनी है। जिंजू कहता है कि मैं बस आप लोगों के साथ मैंगो केक खाना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर रैनन रेडी हो जाती है और फिर वो उसे सुनाने लग जाती है। साथ साथ रैनन खुद भी सो जाती है। इतनी में यहाँ पर लूशा को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, तो उसे कह रहा होता है कि अब फाइनली आप माउंटेन से वापस आ चुके हो, तो टाइम आ गया जहाँ पर आपको कंपनी को ज्वाइन कर लेना चाहिए। लूशा कहते हैं कि हाँ वो तो मैं करूँगा, लेकिन क्या तुमने सारी डिटेल्स निकाल कर रखी। वो कहता है कि हाँ, हमने उस लेडी का पता करने की कोशिश की जो कि उस दिन उस होटल रूम में थी। एंड उसके बैग पर एक लोटस का मार्क था। एंड यहाँ पर सेम लोटस का मार्क हम यहाँ पर रैनन के बैग पर देखते, जो कि यहाँ पर लूशा तो देख नहीं सकता और वह एंड मौके पर ही देखेगा। इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग ढेर सारी लग्जरियस चीज़ें आती है। सिर्फ चीज़ें नहीं बल्कि यहाँ पर लग्जरियस खाने भी आते हैं, जिसे देखकर आंटी की और आन के आते जो होती है वो तो फटी की फटी रह जाती है। आंटी कहती कि देखा, रात को कल तमाशा खड़ा करने के बाद हमारे लिए कितना बड़ा सरप्राइज उसने प्रिपेयर किया है ताकि वो हमसे माफ़ी मांग सके। तो फिर यहाँ पर वो अंकल ली को ऑर्डर देने लगती है कि इन सबको लो और जाकर किचन में प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। अंकल ली कहते कि नहीं, ये चीज़ मैडम के लिए प्रिपेयर की गई है, जब मैडम मुझे ऑर्डर देगी तभी हम यहाँ से जा सकते। आंटी यहाँ पर चिल्लाने लगती है, कहते कि अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि तुम तो मेरी बातों को सुनने नहीं वाले हो ना। एक काम करो, मैं खुद ही लेकर चली जाऊँगी और देखना किस तरीके से तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगी। बाद में यहाँ पर वो तीनों बैठकर उस लग्जरियस फूड को एंजॉय करने लग जाते हैं। एंड यहाँ पर अंकल ली उन्हें देख रहे थे कि ये लोग पक्का डांट सुनने वाले हैं। आंटी अंकल ली को वहाँ से जाने के लिए कहती है, बोलते तुम्हें देखते ही मेरा दिन खराब जाता है, लेकिन अंकल ली अपने रूल्स को फॉलो करते हुए वहाँ से हटते नहीं है। इतने में यहाँ पर जिंजू आ जाता है, जो कहता है कि तुम सब तो एक थीफ हो, ये सारी चीज़ें मेरे डैडी ने ऑर्गेनाइज की थी मेरे प्रीति आंटी के लिए, और तुम सब लोग यहाँ पर इस चीज़ का मज़ा उठा रहे बिना हमारी परमिशन लिए। यहाँ पर आंटी बोलने लगती है कि तुम्हारे डैड कब से इतने अमीर हो गए जो यहाँ पर इतनी महंगी महंगी चीज़ें लेकर आए हैं। फिर बाद में यहाँ पर रैनन और लूशा भी आ जाता है। लूशा कहने लग जाते कि ये सब कुछ मैंने यहाँ पर रैनन के लिए अरेंज किया था, लेकिन तुम सब ने मिनटों में इसे ख़त्म कर दिया। आंटी कहते कि इसमें क्या हुआ, ऐसी भी कुछ ज़्यादा खास नहीं था। फिर बाद में यहाँ पर वो बताने लग जाता है। रैनन भी यहाँ पर कहते कि तुम्हारी हिम्मत कैसी, बेसमेंट वाले चूहे आकर यहाँ पर डाइनिंग एरिया में क्या करे, तुम्हारी जगह सिर्फ और सिर्फ बेसमेंट में है। लूशा भी कहता है कि देखो, ये सारी चीज़ें बड़ी महंगी है, इन सब चीज़ों का कॉस्ट जो तुमने अभी खाया वो सिर्फ और सिर्फ 10 मिलियन है, तो पैसे देना चाहोगे या फिर माफ़ी मांगना चाहोगे। हान को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, जो कहने लगता है कि अब बस बहुत हो गया, अब हम क्या यहाँ पर खा भी नहीं सकते क्या, हमें खाना भी अलाउड नहीं है। रैनन कहते कि ठीक है, माफ़ी नहीं मांगनी, कंपनसेशन नहीं पे करना, तो मुझे पुलिस को बुलाना होगा। हान समझ जाता है कि रैनन पीछे नहीं हटने वाली, तो अपनी मॉम को माफ़ी मांगने के लिए कह देता है। एंड उसकी मॉम यहाँ पर माफ़ी मांगने लगती है, जिसके बाद रैनन उन सभी को बेसमेंट में वापस भेजने के लिए कहती है। एंड कहती कि उनका इस डाइनिंग एरिया में आने के लिए परमिशन में रेस्ट्रिक्ट करती हूँ, और गार्ड सभी लोग वहाँ पर से उन्हें लेकर जाने लगते। फिर रैनन को यहाँ पर एरी की बर्थडे पार्टी की याद आती है, तो यहाँ पर वो होटल में कॉल लगाती है एंड केक के फ्लेवर को चेंज कर देती है। वो फ्लेवर को मैंगो कर देती है, जिसे सुनकर लूशा समझ जाता है। एंड यहाँ पर मैनेजर बोलता है लेकिन उस बच्चे को तो मैंगो से एलर्जी है। रैनन कहते कि बच्चा अब चेंज हो चुका है, नाम वाम सब कुछ चेंज कर दो, और इस बार जो भी सेलिब्रेशन की ग्रैंड चीज़ें होंगी उसे और भी डबल लेवल पर करना, और सारी चीज़ें परफेक्टली ऑर्गेनाइज होनी चाहिए। एंड वो होटल वाला उससे करने के लिए अग्री हो जाता है। फिर बाद में यहाँ पर बाहर उसकी फैमिली बड़ी शोर मचा रही होती है, तो फिर वो लोग बाहर जाते हैं, जहाँ पर हान कहता है कि मैं यहाँ पर बर्थडे पार्टी के लिए जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे गार्ड्स ने रास्ता ब्लॉक करके रखा है। रैनन कहते कि लगता है तुम्हारी आदत अभी तक गई नहीं है, आदत डाल दो कि तुम एक नॉर्मल सर्वेंट हो, और ये गाड़ियाँ मेरी है, मैंने ये गाड़ियाँ नॉर्मल सर्वेंट्स के ट्रैवल के लिए नहीं रखी है। हान को यहाँ पर गुस्सा आता है, वो उसे सुनाने लगता है, जहाँ पर लूशा उसे रोकता है। कहते कि देखो, पहले तो मैंने मान लिया और मैंने रोक भी लिया, और मैं उस टाइम पे कुछ कहा नहीं, लेकिन अब तुम हदें पार मत करो, वरना मैं यहाँ पर तुम्हारे लिमिट्स को खुद ब खुद ही क्रॉस कर दूंगा। हान बाद में यहाँ पर रैनन पर चिल्लाने लगता है, जहाँ पर आंटी भी रैनन को पिच बोलती है। तो फिर
जिन जो अपनी पावर्स का इस्तेमाल करता है, जहाँ पर आंटी को खुद ब खुद एक थप्पड़ पड़ता है एंड बाद में यहाँ पर उन सभी लोगों पर अपने एक वोकल्स को ऐड कर देता है, जिस वजह से यहाँ पर वो लोग चल भी नहीं पा रहे थे और उनकी बॉडी वहीं पर फ्रीज हो जाती है। फिर बाकी के सभी लोग कार में बैठ जाते हैं, जिसके बाद उनकी बॉडी रिलीज होती है एंड हान कहते हैं कि देख लेना, आज से मैं तुम्हें रिग्रेट करवा कर ही रहूँगा। दोस्त हम यहाँ पर ऑफिस के सभी लोगों को देखते हैं, जहाँ पर मिया और शीन ने उन सभी लोगों को इनवाइट किया होता है। सभी लोग कहते हैं कि कहीं हान गुस्सा तो नहीं होगा। वो लोग कहते हैं कि हान क्यों ही गुस्सा होगा, उसकी स्पेशल एरिक का जो बर्थडे है तो वो सभी को यहाँ पर इन्वाइट करना चाहता था लेकिन भूल गया। इतने में यहाँ पर लग्जरियस गाड़ी से रैंडन, लूशा और जिन जो बाहर निकलते तो सभी लोग यहाँ पर उन पर ब्लेम डालने लगते कि लगता है किसी ने यहाँ पर अपने मास्टर की कार को चुरा लिया है। लेकिन रैनन यहाँ पर उनकी बातों पर फोकस नहीं करती है एंड वो लोग यहाँ पर उसे सर्वेंट और मेड बुलाना शुरू कर देते हैं। लूशा उन्हें चिल्लाने वाला था लेकिन रैनन यहाँ पर उसे रोकती है, कहती कोई बात नहीं, लगता है यहाँ पर हान ने तुम्हें मेरी आइडेंटिटी के बारे में बताया ही नहीं है। लगता है वो अपनी भी आइडेंटिटी को फेक बनाकर तुम्हारे सामने कह रहा है, जहाँ पर तुम्हें कुछ समझ भी नहीं आ रहा हो। इतने में यहाँ पर मैनेजर आ जाता है जो कि उसने बर्थडे पार्टी के बारे में पूछे लग जाता है और यहाँ पर वो लोग इनविटेशन भी बताते हैं। तो फिर कहता है कि बड़ी अच्छी बात है, अब आपका अपग्रेडेशन ऑफ हॉल हो चुका है, यानी कि आपकी जो बर्थडे पार्टी है वो एकदम टॉप फ्लोर पे होने वाली है, एकदम स्काई पैलेस जैसे। ये बात सुनते सभी लोग खुश और शौक हो जाते हैं क्योंकि इस होटल का टॉप फ्लोर जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंस ही यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर रैनन कहने लग जाती कि वो टॉप फ्लोर मैंने ही बुक किया है। ये सुनकर सभी लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, कहती कि आखिर तुम कितना जेलस फील करती हो हान से, जब देखो तब झूठ बोलती रहती हो। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो टॉप फ्लोर फ्रेंड्स वाला जो यूज़ कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ लूशा ही होता है। एंड यहाँ पर लूशा ने बात कर वो टॉप फ्लोर को अरेंज करवाया था। तो बाद में यहाँ पर मैनेजर बोलने लगता है लेकिन इनके पास तो इनविटेशन है। रैनन कहती है कि कुछ समय पहले आपको कॉल आया रहेगा, उसी कॉल पर मैं बात कर रही थी। मैनेजर बोलता है कि ठीक है, मैं बस एक बार कंफर्म करना चाहता हूँ। एंड यहाँ पर वो कॉल लगाने लग जाता है जहाँ पर रैनन का कॉल रिंग होता है एंड सभी लोग यहाँ पर इस बात को देखकर शॉक हो जाते हैं। इतने में यहाँ पर एक खटारा सी टैक्सी आती है जिसके अंदर हान और उसकी फैमिली आई होती है। हान यहाँ पर इतने सारे लोगों को देखकर शॉक हो जाता है, कहने लग जाता है कि मैंने बस यहाँ पर शीन और मिया को बुलाया था, पूरी की पूरी ऑफिस यहाँ पर क्या कर रही है मुझे समझ नहीं आ रहा। सभी लोग यहाँ पर उन्हें टैक्सी से बाहर आते हुए देखकर शॉक हो जाते हैं कि आखिर इनकी प्राइवेट लग्जरियस कार कहाँ पर है। तो फिर यहाँ पर हान का बहाना शुरू हो जाता है, कहते कि अरे वो मॉम को ठीक नहीं था और ऐसे भी मेरे हाथ में चोट लग गई थी तो मैं कैसे ही ड्राइव कर पाता, मुझे मॉम को इमरजेंसी में लेकर हॉस्पिटल जाना पड़ा और हम हॉस्पिटल से तुरंत यहाँ पर आए। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग कहने लग जाते कि टॉप वाला रूम बुक किया गया है। ये बात सुनकर यहाँ पर हो जाता है, सोचने पड़ जाता है कि ये सब कुछ यहाँ पर रैनन ने किया होगा अपनी गलतियों को सुधारने के लिए। रैनन कहते वो फ्लोर तुम्हारे लिए नहीं है, वो फ्लोर मेरे लिए है जिसे मैंने कस्टमाइज़ किया है। हान कहते हैं कि सेम ही तो बात हुई, तुमने कस्टमाइज़ किया हो या मैंने कस्टमाइज़ किया, तुमने भी मेरे लिए तो कस्टमाइज़ किया होगा, मैंने जो तुम्हें ऑर्डर्स दिए थे। रैनन कहते हैं कि तुमने मुझे कब ऑर्डर्स दिए थे, वो कस्टमाइजेशन मैंने अपने अकॉर्डिंग किया था। फिर बाद में यहाँ पर हान उन सभी को ऊपर जाने के लिए कहता है, बोलता है कि मैं इस मैटर को सॉल्व करता हूँ। लेकिन लूशा कहता है कि ऊपर जाने की क्या ज़रूरत है, जो मैटर है यहीं पर सभी के सामने सॉल्व करो ना, शर्म आ रही है तुम्हें कि कहीं तुम एक्सपोज नहीं हो जाओगे। हान कहता है कि कुछ भी बोलना बंद करो और अगर इतना ही है तो मैं तुम्हें आज की पार्टी में लेकर नहीं जाना चाहूँगा। रैनन कहते हैं कि तुम क्या पक्का श्योर हो कि तुम हमें इस पार्टी में नहीं लेकर जाओगे, तुम्हें मैं बता देना चाहती हूँ कि टॉप फ्लोर बुक किया गया है तो उसका जो भी एडवांस बिल आएगा तो तुम सोच लो। एंड यहाँ पर हान मन में सोचने लग जाता है कि अगर वो यहाँ पर रैनन को लेकर नहीं जा रहा तो फिर यहाँ वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हें इस पार्टी में इनवाइट करता हूँ। बाद में यहाँ पर वो सभी लोगों को ऊपर की ओर जाने के लिए कहता है, जहाँ पर सभी लोग रैनन को और लूशा को सिर्फ से सवन के नाम से बुलाते हैं एंड सभी लोग ऊपर की ओर जाने लगते हैं, जहाँ पर लूशा मैनेजर से कहने लगता है कि मुझे लगता है आपको एक बार और वापस से चेकिंग करनी चाहिए कि उन्होंने बिल एडवांस में पे किया या फिर हमने पे किया। अरे बात सुनते ही यहाँ पर मैनेजर समझ जाता है, कहता है कि ठीक है मैं मेक श्योर करूँगा कि बिल उन्हीं के हाथों पे हो। फिर बाद में यहाँ पर वो सभी लोग ऊपर जाकर उस सभी चीज़ों को देखने लग जाते एंड यहाँ पर हर एक चीज़ जो रखी गई होती है वो बहुत ज़्यादा प्रीशियस थी। एंड इतने में यहाँ पर लूशा आ जाता है जो उनसे कहने लग जाता है कि पर टेबल प्राइस 1 मिलियन है। ये प्राइस सुनते ही सभी लोग शॉक हो जाते हैं एंड यहाँ पर वो हान को रेडी रहने के लिए कहता है। हान बोलता है तुम एक्ट तो ऐसा कह रहे हो जैसे कि तुम पूरा का पूरा प्लेस तुम्हें बिलोंग करता हो और तुम ही यहाँ के प्रिंस हो। लूशा की क्या पता ऐसा हो सकता है। सभी लोग यहाँ पर उसे कहने लग जाते हैं कि तुम भी लूशा, तुम्हें पता नहीं है कि यहाँ पर रैनन उसी घर पर सर्वेंट का काम करती है और उसने रैनन को इतना हाई पोजीशन पर रखा है।
तो फिर रैनन इतना बोल पा रही है। रैनन के तो कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है यहाँ पर हान को उल्टा बोलने के लिए। तो फिर तुम भी यहाँ पर रैनन के बहकावे में आकर उल्टा सीधा मत बोलो, वरना हान को गुस्सा आ जाएगा और फिर तुम लोगों को यहाँ पर इस लग्जरियस पार्टी को एंजॉय करने का मौका भी नहीं मिल पाएगा। बाद में यहाँ पर लूशा हान से कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम यहाँ पर प्रिंस को जानते रहोगे। तो फिर हान कहते कि हाँ, मेरी फैमिली सबसे रिचेस्ट फैमिली है पूरे के पूरे पेजेंट चाइना में। तो फिर मैं यहाँ पर हर एक लोगों को जानता हूँ, मैं बस दिखाता नहीं क्योंकि मैं अपना प्रोफाइल लो रखना चाहता हूँ। यहाँ पर जिंजू कहने लग जाता है कि ये कितना झूठ बोलता है, यहाँ पर ये मेरे डैड को तो जानता ही नहीं है एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा ही झूठा इंसान है। सभी लोग यहाँ पर उन्हें कहने लग जाते हैं कि लगता है तुम अपने आप को प्रिंस मानने लगे हो जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कम से कम बच्चे को तो सिखाओ कि आखिर झूठ कैसे नहीं बोलते। रैनन कहती कि उसकी जो मर्जी में आएगा वो बोल सकता है, ऐसे भी ये पार्टी जो है उसके लिए ऑर्गेनाइज की गई है, ना कि एरिक के लिए। सभी लोग कहते हैं कि अब बस भी करो, ये पार्टी हान ने ऑर्गेनाइज की है एरिक के लिए, ना कि तुम्हारे इस छोटे से बच्चे के लिए। यहाँ पर रैनन हान से कहने लगते कि हान लगता तो मैं अभी तक सर्वेंट और तो और यहाँ पर मास्टर के बीच का डिफरेंस समझ में नहीं आया है। वहाँ में यहाँ पर शीन बोलने लगते कि जाने दो, इन लोगों के ऊपर एनर्जी वेस्ट कर मतलब नहीं है, हम यहाँ पर हमारी पार्टी को एंजॉय करते हैं एंड सभी लोग यहाँ पर पार्टी को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। जहाँ पर लूशा और रैनन से कहता है कि देखो अगर तुम चाहती हो तो मैं इन्हें यहाँ से भगा सकता हूँ, लेकिन रैनन कहते कोई बात नहीं, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये लोग रहे, सारे के सारे एक्सपेंसेस उठाए और मैं इन्हें दर्द में देखना चाहती हूँ। बाद में यहाँ पर वो उसकी फैमिली को एंजॉय करते हुए देख रही थी, जहाँ पर वो अपने पास की बातों को याद करती है कि किस तरीके से उसकी फैमिली ने उसे दर्द दिया, उसकी लाइफ के साथ खेला है, लेकिन इस लाइफ में वो उनकी लाइफ के साथ खेलेगी और उनसे रिवेंज लेकर ही रहेगी। इतने में यहाँ पर बर्थडे केक आ जाता है, तो फिर एरिक खुशी खुशी उस बर्थडे केक के पास में चला जाता है एंड रैनन यहाँ पर उसे हटा देती है, कहते कि बर्थडे केक तुम्हारे लिए नहीं जिंजो के लिए है। यहाँ पर वो बच्चा तो कुछ ज्यादा ही जिद्दी था, वो कहता है कि नहीं ये मेरा केक है, मैं इसे खाऊंगा एंड यहाँ पर तुरंत ही वो उस केक का बाइट लेने लगता है। रैनन रोकती है लेकिन वो रुकता नहीं एंड उस केक को खाते ही यहाँ पर उसके गले में घुटन सा महसूस होता है, जहाँ पर वो बेहोश हो जाता है। रैनन कहते कि देखा मैंने मना किया था, ये केक उसके लिए नहीं है बल्कि ये केक मेरे जिंजो के लिए जिसे मैंगोस बहुत पसंद है और जहाँ तक मुझे याद है तुम्हें मैंगो से एलर्जी है। हान यहाँ पर चिल्लाने लगता है कि तुम मेरे बेटे के साथ मेरा बदला कैसे निकाल सकती हो। शीन भी यहाँ पर उस पर चिल्लाने लगती है, जहाँ पर रैनन उसे मेडिसिन दे देती है, कहती कि एलर्जी वाली दवा है, तुम चाहो तो इसे दे सकते हो, इसकी जान बच जाएगी। बाद में यहाँ पर वो लोग उसे मेडिसिन देकर सीधा हॉस्पिटल क्यों जाने लगते, लेकिन वो लोग इस बैंक्वेट हॉल से बाहर निकल नहीं पाते क्योंकि यहाँ पर स्टाफ आ जाता है बिल लेकर एंड बाद में यहाँ पर वो उससे बिल पूछता तो बिल होता है 5.5 मिलियन, जिसे सुनकर तो उसके पैरों से जमीन खिसक की जाती है। वो कहता है कि ठीक है इस लड़की से मेरे बिल ले लो। रैनन कहती कि मुझसे, मैंने यहाँ का तो एक सामान छुआ तक नहीं है, तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं यहाँ का बिल पे करूंगी, तुम्हारी पार्टी है तुम बिल पे करो, मुझसे क्यों बिल पे करवा रहे हो। यहाँ पर वो उसे कहने लग जाता है कि देखो बिल पे कर दो। रैनन कहते कि तुमने क्या सुना नहीं अभी जो मैंने कहा। सभी लोग यहाँ पर सोचने पड़ जाते हैं कि आखिर हान क्यों नहीं बिल पे कर सकता। हान बहाना मारने लगता है कि रैनन के पास मेरा कार्ड है, तो फिर यहाँ पर रैनन बोलते कि नील डाउन करो, कब तक झूठ बोलोगे। वो नील डाउन करने वाला था लेकिन यहाँ पर शीन उसे रोक देती है, कहते कि रुको मेरे पास भी एक कार्ड है जो कि तुमने मुझे संभालने के लिए दिया था एंड बाद में यहाँ पर वो लोग उस कार्ड से पेमेंट करते। रैनन कहती कि बहुत अच्छे, तुमने तो गलत कार्ड से पेमेंट किया है, इसका पेमेंट तुम्हें चुकाना नहीं होगा, आगे जाकर इसका प्राइस और बढ़ जाएगा। सभी लोग यहाँ पर कहते हैं कि वो तो अमीर है, वो अपनी कार को सेल करेगा तो भी इसका कॉस्ट रिकवर कर लेगा। इतने में यहाँ से वो भाग जाता है अपनी बेटी की जान को बचाने के लिए एंड सभी लोग यहाँ चले जाते हैं। रैनन को लग रहा था कि आज बहुत तमाशा होगा, लेकिन आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर वो यहाँ पर जिंजू से माफ़ी मांगती कि वो अपने बर्थडे केक को सबसे पहले कट नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर जिंजू पूरा नहीं मानता। वो कहते कि आपने मेरे लिए इतना कुछ किया वही मेरे लिए बहुत है। फिर बाद में यहाँ पर वो लोग विश मांगने लगते, जहाँ पर जिंजू अपने डैडी के ऊपर एक स्पेल डाल देता है, जिस वजह से उसका डैडी खुद ब खुद यहाँ पर रैनन के पास जाकर उसे किस करने लगता है। बाद में रैनन उसे हटाती है, जहाँ पर वो उसे सॉरी तो बोलता है लेकिन रैनन रश करने लग जाती है। फिर बाद में यहाँ पर जिंजू अचानक से बेहोश हो जाता है एंड यहाँ पर वो उसे मेडिसिन देता है और बताता है कि जिंजू को अमनेशिया है, जब से यहाँ पर उसकी मॉम को मैं ढूंढ नहीं पाया हो और हर रात वो अपनी मम्मा के बारे में सोचता रहता है, जिस वजह से उसे अमनेशिया हो गया एंड वो अब रात को ठीक से सो भी नहीं पाता। रैनन यहाँ पर पूछने लग जाती है कि आखिर उसकी मम्मा है कौन और वो उसे छोड़कर क्यों गई, तो वो उसे बताने लग जाता है कि उसे उसकी मम्मा के बारे में नहीं पता। एक्चुअली में यहाँ पर वो प्रिंस होटल में था एंड किसी ने उसके ड्रिंक्स में कुछ मिला दिया था और वो एक होटल में था जहाँ पर उसकी मम्मा भी उसके साथ में थी। फिर बाद में यहाँ पर रैनन सोच पड़ जाती है कि इस दिन तो यहाँ पर वो भी प्रिंस होटल में थी, लेकिन बाद में जब वो उसे रूम नंबर पूछती है तो वो रूम नंबर 606 बताता है।
जहाँ पर उस समय रानन 609 वाले रूम नंबर में थी। उसे लग रहा होता है कि वही वो लड़की हो सकती है, लेकिन ये तो बस उसकी बस एक ओवर थिंकिंग थी। फिर बाद में यहाँ से वो जिंजू को लेकर वहाँ से चला जाता है। एंड वो यहाँ पर किस वाली बात को देखते ही, सुनते ही और याद करते ही ब्लश करने लग जाती है। शीन यहाँ पर हान के कैबिन में होती है, जहाँ पर वो हान से कहती है कि मुझे एरिक से मिलना है, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। हान यहाँ पर मना कर देता है क्योंकि उसे पता होता है कि फिलहाल तो वो बेसमेंट में रह रहा है एंड इस समय पर अगर शीन घर पर आती है तो उसका पर्दा फाश हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बाद में वो रानन को कॉल पर बात करते हुए सुनता है कि वो और लूशाओ कल जाने वाले हैं अम्यूजमेंट पार्क में। तो इसी मौके को देखते यहाँ पर वो शीन को घर पर इनवाइट कर लेता है क्योंकि घर पर तो कल कोई होगा नहीं एंड यहाँ पर घर पर सिर्फ और सिर्फ उसका राज होगा। लेकिन उसे पता नहीं होता कि यहाँ पर रानन का प्लान कैंसिल हो गया था क्योंकि अभी भी जिंजू को ठीक नहीं लग रहा था। जिंजू कहता है बाद में कि हम अम्यूजमेंट पार्क जा सकते हैं, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर लूशा उसे पूरा मना कर देता है, कहता है कि तुम्हें यहाँ पर कंप्लीट आराम करना है, उसके बाद ही हम वहाँ पर जा सकते हैं। मन ही मन यहाँ पर वो रानन को याद कर रहा होता है एंड उसका हार्ट जो है बहुत एक कर रहा था रानन को याद करते करते। फिर बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे वो शीन को लेकर अपने घर पर आ जाता है, अपने घर पर इन द सेंस रानन के घर पर। एंड यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में उसे बताने लगता है। शीन तो बड़ी इंप्रेस हो जाती है कि हान का घर कितना ज़्यादा लग्जरियस है एंड यहाँ पर चीज़ें भी कितनी महंगी महंगी है, सबका प्राइस 1.5 बिलियन से तो कम होगा ही नहीं। इतने में यहाँ पर हान को अचानक से स्वेट होने लगता है, जहाँ पर वो कहते हैं कि चलो हम रूम में जाकर कपड़े चेंज करते हैं। लेकिन हान यहाँ पर रूम में जा नहीं सकता क्योंकि उसका रूम तो बेसमेंट में होता है। तो वो यहाँ पर बहाने मारने लगता है, जहाँ पर रानन आ जाती है। रानन को देखकर वो सोचने पड़ जाता है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है, ये तो बाहर जाने वाली थी। फिर रानन उसे कहती कि क्यों, मुझे यहाँ पर देखकर शॉक हो गए। एंड बाद में यहाँ पर शीन उसे ऑर्डर देती है कपड़े लाने के लिए। रानन बोलती है कि मैं यहाँ की सर्वेंट नहीं हूँ तो तुम्हारी बातों को फॉलो करूंगी और तुम मेरी परमिशन के बिना इस घर पर कैसे आ सकती हो। शीन कहते कि तुम्हारा घर, हाँ यहाँ पर तुम्हें रहने के लिए क्या दे दिया, तुमने पूरा का पूरा घर अपना ही मान लिया। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं लूशा को और तो जिंजू को, जहाँ पर जिंजू को अपनी पावर से पता चलता है कि कोई तो बैड एनर्जी है जिसने घर के अंदर एंट्री की है। तो वो अपने डैडी के साथ निकल पड़ता है यहाँ पर आने के लिए एंड तुरंत ही अपने पावर्स का इस्तेमाल कर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जहाँ पर जिंजू जो होता है हाथ से कहने लग जाता है अगर तुम्हें कपड़े चाहिए तो जाकर बेसमेंट से ले लो, ऐसे भी तुम बेसमेंट में तो रहते हो। इतने में यहाँ पर लूशा भी आ जाता है, जहाँ पर शीन को कुछ समझ नहीं आता और वो हान से पूछते कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों कर रहे कि जैसे ये उन्हीं का घर हो और तुम यहाँ के सर्वेंट हो। हान कहते कि कुछ नहीं, इन्हें मैंने बस सर पर चढ़ा रखा है इस वजह से। एंड यहाँ पर फोन पर चिल्लाने लगता है, उन्हें लगता है कि वो लोग उससे डर जाएंगे और उसकी बातों को मानेंगे। लेकिन यहाँ पर लूशा सीधा गार्ड्स को बुला देता है एंड उसे सीधा बेसमेंट में डालने के लिए कहता है। बोलता है कि ज़रा इस शीन को भी बताओ कि आखिर इसके बॉयफ्रेंड की रियलिटी क्या है और वो रहता कैसे है, करता क्या है। फिर बाद में गार्ड्स यहाँ पर उन्हें लेकर बेसमेंट में चले जाते हैं, जहाँ पर वो कुछ बहाना ढूंढ रहा होता है। लेकिन तब तक यहाँ पर शीन पेपर्स देख लेती है, जहाँ पर उसे पता होता है कि उसके ऊपर कितने लोन्स हैं और ये लोग यहाँ पर बेसमेंट में रहते हैं, तो इनका घर भी नहीं है। शीन बाद में यहाँ पर हान पर गुस्सा करने लगती है और उसे कहती है कि तुम मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो, तुम तो कितने बड़े झूठे निकले। रानन अब तक जो भी बातें कहकर आ रही थी वो सब कुछ सच थी, मुझे इसकी बातों पर यकीन कर लेना चाहिए था और अब देखना सारे ऑफिस वाले तुम्हारा रियल फेस देख कर रहेंगे। इतना कहकर वो जाने लगती है तो हान उसे रोकता है, कहते कि जाओ जाओ अच्छे से सारी स्टोरी सभी को बता देना, फिर बाद में यहाँ पर रानन रानी बन जाएगी और तुम एक नॉर्मल से सर्वेंट जो कि उसके आसपास घूमती फिरती रहोगी। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ। एंड यहाँ पर वो उसका ब्रेन वॉश करना शुरू कर देता है, बोलता है कि देखो मैं तुमसे लव करता हूँ रानन से ज़्यादा। एंड यहाँ पर एक बार मुझे रानन का भाई सारे के सारे शर्ट्स मेरे नाम पर कर दे, फिर देखना फिर हम कैसे इस भाई बहन और इस लूशा के लवर को ठिकाने लगाते, साथ साथ उस जिंजू को भी। मैं ये सब कुछ हमारी फैमिली को बसाने के लिए तो कर रहा हूँ। एंड बाद में यहाँ पर लोग प्लानिंग प्लॉटिंग करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद में यहाँ पर रानन दौड़ती हुई आ जाती है लूशा के पास में एंड कहने लगती कि मेरा भाई लियो कल ही वापस आ रहा है यूएस से और मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ पर लूशा उसकी फीट को नोटिस करता है, जहाँ पर वो बिना सॉक से चप्पलों के घूम रही होती है, तो वो उसे उठाकर सोफा पे बैठा देता है, कहते कि देखो माना कि तुम बहुत एक्साइटेड हो लेकिन अपने फूड्स को बैर मत रखा करो, तुम्हें यहाँ पर सर्दी हो सकती है और ठंड लग सकती है ठंड की वजह से। यहाँ पर उन दोनों की क्लोजनेस को देख कर तो जिंजू बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है कि फाइनली अब ये लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले सकते हैं। एंड यहाँ पर रानन मन ही मन सोच रही होती है उसके पास लाइफ के बारे में, जहाँ पर हमें पास लाइफ के बारे में भी बताया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर जैसे प्रॉपर्टी के पेपर्स ट्रांसफ़र हुए थे, यहाँ पर उसके भाई लियो का अचानक से एक्सीडेंट हो गया था। एंड ये एक्सीडेंट एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक मर्डर था जो कि हान ने ऑर्गेनाइज किया होता है एंड जिसका पता रानन को उसकी फर्स्ट लाइफ की डेथ के बारे में पता चलता है।
लेकिन रैनन इस बार ठान लेती है कि ये गलती वापस से वो नहीं होने देगी, ना ही वो यहाँ पर शायद ट्रांसफर होने देगी और ना ही वो अपनी बाइक को डेड होने देगी। वो इस बार दोनों चीज़ों को बचा कर रहेगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट डे आ जाता है, जहाँ पर वो लियो को देखकर बहुत खुश हो जाती है। लियो कहता है कि तुम्हारे अकॉर्डिंग मैंने ट्रांसफ़र का प्रोसेस शुरू कर दिया। रैनन बोलती कि ये नहीं करना था। बाद में यहाँ पर उसे कुछ समझ नहीं आता। वो पूछता है कि लेकिन तुम्हें तो यहाँ पर हान से शादी करनी थी ना, जिस वजह से तुम्हें मुझे एक कंडीशन रखा था। फिर बाद में यहाँ पर लूशा उसे सारी बातें बताने लग जाता है। अन्य सारी बातें सुनकर लियो को बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि लियो भी यहाँ पर हान के अगेंस्ट शुरुआत से ही था, लेकिन रैनन उसके प्यार में अंधी थी। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लग जाती है कि अब से हम सब लोग एक साथ रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर हान उन्हें देख लेता है और अपने गार्ड्स को अलर्ट कर देता है, यानी कि उसने किसी गुंडे को ऑर्गेनाइज किया होता है। फिर बाद में जैसे यहाँ पर वो लोग पार्किंग लॉट में होते हैं, वो गुंडे उन पर हमला कर देते हैं, लेकिन लूशा यहाँ पर उन्हें बचा लेता है। रैनन पुलिस को कॉल करने वाली थी। लूशा कहते कि देखो, अगर ऐसा करोगे तो प्रॉब्लम और बढ़ सकती है और गुंडे अलर्ट हो जाएंगे एंड बाद में वो प्राइवेटली हमारे घर पर भी हमला कर सकते। तुम यहाँ पर अपने भैया को लेकर जाओ, तब तक मैं आता हूँ। एंड बाद में वो अपने असिस्टेंट को कॉल लगाकर उनके बारे में पता करने के लिए कह देता है। दूसरा यहाँ पर हान को ये बात पता चल जाती है कि उसका मिशन तो फेल हो चुका है, तो वो यहाँ पर वो न्यू प्लानिंग करना शुरू कर देता है। फिर बाद में जैसे यहाँ पर हान अपनी मम्मा और अपने बेटे के साथ में घर पर जाता है, उसके सारे सामान को घर से बाहर फेंक दिया जाता है। ये देखकर वो लोग यहाँ पर अंकल ली पर गुस्सा करने लगते, लेकिन अंकल ली उन्हें कुछ रिस्पॉन्स नहीं करते और वो बड़े खुश होते कि फाइनली इस घर से इस कचरे को निकाल दिया गया है। इसके बाद में यहाँ पर इतने में ही रैनन और सभी लोग आ जाते हैं। तो फिर यहाँ पर वो लोग रैनन से कहने लगते हैं कि देखो, बेसमेंट में हम रह के थक चुके हैं, अब हमें ऊपर वाले क्लास में शिफ्ट कर दो। रैनन कहते हैं कि सपने तो बड़े अच्छे देख ले, तो आखिरकार तुम्हें मुझे रियलिटी चेक देना ही होगा। जाकर अपर क्लास में रहना तो कहीं और रहो, मेरे घर पर नहीं। यहाँ पे मैंने कोई एनजीओ नहीं खोल रखा है जहाँ पे मैं लोगों को दान में यहाँ पर एक घर देती जाऊँगी। ये बात सुनकर आंटी को गुस्सा आता है। साथ साथ एरिक भी यहाँ पर रैनन को सुनाने लगता है। रैनन कहती कम से कम अपने बच्चे को तो मैनर सिखाए होते। आई होप आगे जाकर वो बड़े होकर तुम्हारे जैसा ना बन जाए, वरना उसकी लाइफ भी तुम्हारे जैसी हो जाएगी। हान यहाँ पर उसे धमकी देता है कि देख लेना, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं करूँगा। रैनन बोलती कि अभी तुम कहाँ पर जी रहे हो, मुझे कहाँ तुम्हारे साथ शादी करनी है। शुरुआत से मैं तुम्हें बोलती आई हूँ, लेकिन ये बात तुम्हारे पल्ले तो पड़ती नहीं है, दिमाग है ही कहाँ तुम्हारा। इतने में यहाँ पर वो उसे धमकियाँ देना शुरू कर देता है। रैनन बोलती कोई बात नहीं, और तो यहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर वो लियो को बटरिंग करने लगता है। लेकिन लियो कहता है कि देखो, अब मुझसे बात कर कुछ फ़ायदा नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे अगेंस्ट शुरुआत से था और अब मेरी बहन की आंखें भी खुल चुकी है। अच्छी बात है, देरी से सही लेकिन टाइम से खुली है, तो फिर अब तुम्हारा टाइम आ गया एंड यहाँ पर बकवास करना बंद करो। तुम्हें बकवास करने की भी परमिशन मैं मेरे घर के बाहर नहीं देना चाहता हूँ। एंड वो यहाँ पर गार्ड्स को बुलाता है, तुरंत ही गार्ड्स उन सभी को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। एंड इसके बाद में उसकी पूरी फैमिली जाकर रहने लग जाती है शीन के घर पे। शीन कहती है कि तुमने तो कहा था कि वो तुम्हारी बात मान लेगा, अब ये सब क्या हो रहा है। वो कहने लग जाता है कि पता नहीं चीज़ें पलट कैसे गई। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे कहने लगती है कि मुझे यहाँ पर डॉटर इन लॉ बुलाना बंद करो, मैं अभी तक आपकी डॉटर इन लॉ बनी नहीं हूँ। एंड आंटी का तो वो मुँह बंद ही करवा देती है। फिर बाद में यहाँ पर हान उसे कहता है कि देखो, तुम्हें जो ऑर्डर करना है तुम 7 स्टार होटल से ऑर्डर कर लेती हो। शीन खुश हो जाती है, लेकिन जैसे ही ऑनलाइन बिल पेमेंट करने का टाइम आता है, हान के पास उतना सफिशिएंट बैलेंस ही नहीं होता। फिर इतने में हम यहाँ पर गुंडे वैंग को देखते, जैसे देखते यहाँ पर उसकी फैमिली घबराने लगती है और यहाँ पर वो उन्हें धमकी देकर जाता है कि मेरे पैसे टाइम से नहीं लौटाए तो तुम्हारी बॉडी का लिवर, लंग्स, किडनी, हार्ट जो कुछ भी होगा निकाल सकूंगा मैं, और बस सचमुच निकाल कर ले जाऊंगा। पुलिस भी तुम्हें नहीं ढूंढ पाएगी और ना ही डॉक्टर तुम्हारे पोस्टमार्टम का कुछ रिपोर्ट निकल पाएंगे। यहाँ पर तो शीन से कहने लग जाती है कि टाइम आ गया है जहाँ पर तुम्हें जाकर उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और यहाँ पर हान पहुँच जाता है बुके के साथ में उसकी कंपनी के बाहर, लेकिन यहाँ पर आनंद जो होती है उसके फ्लावर के बुके को नीचे फेंक देती है। वो कहते कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ पर प्रॉमिस रिंग लेकर आया हूँ ताकि हम दोनों यहाँ पर प्रॉमिस रिंग पहने और एक साथ फ्यूचर में शादी करने का प्रॉमिस करें। रैनन कहते कि आखिर तुम अपने इस ख्वाबों से बाहर कैसे निकलोगे, मुझे अच्छे से पता है कि तुम्हारी चाल क्या है। और यहाँ पर एक एक कर वो उसी की चाल के बारे में बताना शुरू कर देती है, जहाँ पर खुद हान को बिलीव नहीं होता कि रैनन को इतनी सारी चीजें कैसे पता है। वो कहते कि नहीं रैनन, ये बस तुम्हारी ओवर थिंकिंग है, मैं कि तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकता। रैनन बोलते कि ठीक है, बेटर होगा अगर तुम मेरी लाइफ से निकल जाओगे। तो यहाँ से वो जाने लगती है, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती रोकने लगता है। इतने में लूशा आता है जो कि उसे पंच मार देता है। कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। यहाँ पर हान से कहता है कि हमारे मैटर में तुम दखल अंदाजी ना करो। लूशा कहता है कि हमारे मैटर, तुम यहाँ पर किसी और के फैमिली मैटर में आ रहे हो, जिस इंसान ने तुम्हें अपनी फैमिली से निकाल दिया हो और अब तुम बाहर के पसंद हो। सोचो मत कि मैं पहले जैसे चुप रहने वाला हूँ।
अब तो मुझे रानन ने परमिशन भी दे दी है बोलने की, तो फिर मैं यहाँ पर तुम्हें रानन के साथ जबरदस्ती करने बिल्कुल भी नहीं दूंगा। एंड यहाँ पर वो गार्ड्स को बुलाता है, जहाँ पर गार्ड्स उसे लेकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर बाद में यहाँ पर रानन लूशा के साथ फ्लर्ट करती है। लूशा कहता है कि घर चले, एंड वो लोग यहाँ पर घर की ओर बढ़ने लगते, लेकिन यहाँ पर घर के सामने ही वहाँ पर एरिक आ जाता है, जहाँ पर रानन दरवाजा रोक लेती है। लूशा उसे बाहर जाने से मना करता है, बट फिर भी रानन बाहर जाती है। लूशा को लगता है कि रानन अब पिघल जाएगी। फिर इसके बाद में यहाँ पर हान का भी सेम ही अंदाज़ा होता है कि रानन यहाँ पर इस बच्चे को देखकर पिघल जाएगी और उसे वापस अपना लेगी। फिर उसे मेरी फैमिली को तो अपनाना होगा ही। एंड देन बाद में यहाँ पर वो उसे माफ़ी मांगने लगता है। रानन कहती है कि लगता है तुम्हें मेरे साथ घर चलना है। वो कहते हैं कि हाँ मम्मा, मुझे आपके साथ में घर पर चलना है। लेकिन रानन यहाँ पर उसे मना कर देती है कि मुझे तुम्हारे साथ घर नहीं जाना। हान कहता है कि तुम बच्चे की तरह से कैसे कर सकती हो। रानन कहती है कि तुम्हारे बच्चे को मैंने शुरुआत से मौका दिया है, लेकिन कभी भी उसने मेरी बात नहीं मानी है, तो मैं उसकी बातों को क्यों मानूं। मैंने सिखाकर वापस आ जाओ तो मैं इसे लेकर चली जाऊंगी। एंड बाद में लूशा यहाँ पर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और अपने बच्चे को लेकर वहाँ से सीधा भाग ही जाता है। फिर इसके बाद में यहाँ पर रानन पास की बात को लेकर कुछ ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, जहाँ पर लूशा उसे उसके बारे में पूछता है। एंड रानन यहाँ पर प्रिंस होटल वाली कहानी उसे बताती है। कहते हैं कि शुरुआत में तो मुझे लग रहा था कि शायद से मैं वही वुमन हूँ जो तुम्हारे साथ थी, लेकिन यहाँ पर तुम रूम नंबर 609 में थे, जहाँ पर मैं रूम नंबर 606 में थी, तो फिर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई। लूशा यहाँ पर माफ़ी मांगता है, कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ शुरुआत से रहना चाहिए था, मुझे तुम्हारे कहने पर यहाँ से नहीं जाना चाहिए था। रानन कहते कि नहीं, सब कुछ मेरी गलती है। एंड बाद में यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे को हक करने लग जाते हैं। इतने में यहाँ पर लियो खांसते खांसते आ जाता है जिंजू के साथ में। एंड बाद में यहाँ पर जिंजू बताने लगता है कि वो अपने अंकल के साथ में कहाँ गया है। दूसरा यहाँ पर लूशा को उसके असिस्टेंट का कॉल आ जाता है, जहाँ पर लूशा उस रूम की लड़की का सीधा फोटो ही मांगने लगता है। कहता है कि कुछ भी कर कॉरिडोर का सीसीटीवी या फिर कहीं का भी सीसीटीवी में से मुझे उस लड़की का फोटो ढूंढ निकाल कर दो, वरना यहाँ पर चीज़ें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और यहाँ पर मन ही मन से होप था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि राननी होती है। एंड राननी यहाँ पर जिंजू की रियल मम्मा है। फिर इसके बाद में यहाँ पर हान घर पर होता है, जहाँ पर वो एरिक को चिल्ला रहा था। शीन कहती कि बच्चे पर क्या चिल्ला रहे हो, तुम्हारी गलती है, तुमने पहले चीज़ें मिसअप की थी। इतने में यहाँ पर वैंग वाले गुंजे वापस आ जाते, जहाँ पर इस बार लोग धमकी नहीं देते, सीधा तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते। आंटी तो यहाँ पर रोने लग जाती है, जहाँ पर वो कहती कि तुम्हें वापस से रानन के पास जाना ही होगा और किसी भी तरीके से उसे मना नहीं होगा, वरना यहाँ पर ये लोग हमारी लाइफ को हेल बना देंगे। हान भी यहाँ पर सोच रहा था कि आखिर वो क्या ही कर सकता है। दूसरा यहाँ पर गुंडे एक असिस्टेंट के पास चले जाते, जहाँ पर वो असिस्टेंट उन्हें पैसे देता है। एंड गुंडे अपॉइंट किए होते हैं लूशा ने उसकी फैमिली को सबक सिखाने के लिए। इसके बाद में यहाँ पर नाइट का टाइम आ जाता है, जहाँ पर रानन बहुत नर्वस होती है लूशा के साथ में। एंड यहाँ पर वो बार बार उससे डिस्टर्ब किए जा रही थी। दूसरा यहाँ पर चालाक जिंजू होता है, जो कि उन्हें वाटर देता है, लेकिन वो सिंपल सा वाटर नहीं होता और वो पानी जो है रानन भी लेती है, जहाँ पर उसके सेंसेस जो है उसके कंट्रोल में नहीं होते। एंड लूशा बाद में यहाँ पर उसके नेक पर वो लोटस वाला मार्क देख लेता है, जहाँ पर वो समझ जाता है कि रानन ही वही लड़की हो सकती है। एंड यहाँ पर उन दोनों के बीच में मेक आउट हो जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पर नेक्स्ट मॉर्निंग आ जाती है, जहाँ पर रानन बहुत खुश थी। और यहाँ पर आती है वो शादी की बात करने लगती है। लूशा कहते हैं कि देखो मैं तुम्हें डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन शादी की बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड फिलहाल तुम्हारे लिए तुम्हारा मॉम डैड सब कुछ तुम्हारा भाई लियो ही है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर लियो से परमिशन लेनी होगी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए। रानन कहते कि बात तो तुम्हारी सही है। इतने में यहाँ पर लियो आ जाता है, जहाँ पर वो रानन का हाथ से मांगने लगता है। तो फिर यहाँ पर लियो कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकता हूँ। एंड यहाँ से वो रानन को भेज देता है ताकि वो उसके साथ में अकेले में बात कर सके, लेकिन रानन यहाँ पर डोर पर खड़ी होकर उनकी बातों को सुन पा रही थी। लियो यहाँ पर कहने लग जाता है कि मैं तुम्हें मेरी बहन के साथ में ट्रस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत पहले मैं उसे माउंटेन साइड में छोड़ आया था ताकि वो तुमसे शिक्षा प्राप्त कर सके, लेकिन वहाँ से उसके हान के साथ में अटैचमेंट बढ़ चुकी थी, जिसके बाद ही ये सब कुछ हुआ है। फिर बाद में यहाँ पर लूशा से बताने लग जाता है कि उस टाइम पे रानन हान से कुछ ज़्यादा अटैच थी, जहाँ पर मैं रानन के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसे समझा सकता था, लेकिन अगर मैं उसके साथ फोर्सफुली कुछ चीज़ें करता, मैं उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता, तो वो बेचारी टूट सी जाती। इस वजह से ये सब मैंने नहीं किया, लेकिन फिलहाल अभी रानन ने मुझे चूज़ किया एंड उसने मेरा साथ देने के लिए कहा है, तो फिर कुछ भी हो जाए मैं उसका साथ नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे हमेशा प्रोटेक्ट करूंगा। एंड ये चीज़ तो पक्की है कि कोई भी यहाँ पर रानन को बुली नहीं कर सकता, और खुद रानन भी इतनी पावरफुल है जहाँ पर वो खुद को बुली होने से टैकल कर ही सकती है। रानन यहाँ पर उसकी बातों को सुनकर बड़ी खुश हो रही होती है। एंड यहाँ पर लियो बोलता है कि ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं तुम्हें टेस्ट करता रहूँगा,
अगर तुमने मेरी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो देख लेना, मैं कभी भी तुम्हारी शादी को तोड़ सकता हूँ। लियो कहता है कि जैसा मास्टर कहेंगे मैं वैसा ही करूँगा। और यहाँ पे रैनन बड़ी खुश हो जाती है क्योंकि उसके भाई ने शादी का अप्रूवल जो दे दिया होता है। फिर बाद में यहाँ पर लूशा अपने कैबिन में होता है जहाँ पर असिस्टेंट उसे सारे के सारे अरेंजमेंट्स और डॉक्यूमेंट्स बताने लगता है। तो फिर लूशा यहाँ पर एक पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए कह देता है। दूसरा यहाँ पर आंटी कुछ ज़्यादा बीमार पड़ गई थी जहाँ पर आंटी से हिला डुला भी नहीं जा रहा था। एंड उन्हें यहाँ पर प्रीवियस बातें याद आती है कि किस तरह से यहाँ पर रैनन उसका ध्यान रखा करती थी। एंड उसे बड़ा रिग्रेट होता है रैनन के साथ में वैसा बिहेव करने के बाद में। फिर बाद में हम यहाँ पर लियो को देखते हैं जो अपने सारे के सारे शेयर्स को अपनी बहन के नाम पर ट्रांसफ़र कर देता है। ये देख कर तो रैनन को पास की बात याद आती है कि यहाँ पर रैनन ने अपने भाई से कितनी जिद की होती है वो शेयर्स को हान के नाम पर ट्रांसफ़र करने के लिए। फिर इसके बाद में यहाँ पर वो अपने भाई को प्रॉमिस करती है वो कंपनी को एकदम अच्छे से लीड करेगी। तो इसके बाद में उसके भाई ने एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया होता है। एंड यहाँ पर हम शीन को और हान को देखते जो कि ऑलरेडी प्लानिंग कर रहे होते कि किस तरीके से यहाँ पर उन्हें इवेंट के अंदर तमाचा खड़ा करना है। फिर वो इवेंट का दिन आ जाता है जहाँ पर रैनन को कंपनी की ओनर अनाउंस कर दिया जाता है। एंड हान और शीन यहाँ पर एरिक को इशारा करते। एरिक रोते हुए चला जाता है उसे मम्मा मम्मा कहते हुए और अपना ड्रामा करना शुरू कर देता है वहीं पर। यहाँ पर सभी लोग रैनन पर ब्लेम डालने लग जाते हैं कि आखिर ये कैसी मम्मा है, यहाँ पर ये फैमिली को नहीं संभाल सकती तो फिर यहाँ पर ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री को कैसे संभाल सकती है। साथ साथ यहाँ पर कई सारे रिपोर्टर्स होते हैं जो कि उसके ऊपर एलिगेशंस लगाने लगते हैं। और यहाँ पर शीन और हान को तो ड्रामा आगे बढ़ाना आता ही है तो फिर वो लोग ड्रामा को आगे बढ़ाने का काम करते जहाँ पर वो लोग रैनन के बारे में उल्टी सीधी बातें करते कि इसने लूशा के साथ में हुकअप करके अपने बच्चे को ही छोड़ दिया। एंड बाद में यहाँ पर रैनन उन सभी को उनकी रियल स्टोरी बताना चाहती है। लूशा कहते हैं कि रुको मैं हैंडल कर सकता हूँ, लेकिन रैनन बोलती कि नहीं ये मेरी फाइट है, मैं इसे जीत कर रहूँगी। इतने में यहाँ पर लूशा का असिस्टेंट आ जाता है तो फिर लूशा वहाँ चला जाता है जहाँ पर रैनन सभी के सामने सारी सच्चाई बताना शुरू कर देती है कि किस तरीके से यहाँ पर हान ने उसकी सारी प्रॉपर्टीज हड़पने की कोशिश की थी। फिर बाद में यहाँ पर शीन उल्टा सीधा बोलने लगती है। दूसरा हम यहाँ पर लूशा को देखते जिसके पास पैटर्निटी का रिजल्ट आ गया था। एंड रैनन यहाँ पर चिंचू की मम्मा होती है तो वो सीधा अंदर की ओर आ जाता है और उन सभी को उन सभी चीज़ों के बारे में बताने लग जाता है। रैनन को यहाँ पर बिलीव नहीं होता। साथ साथ हान बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, लेकिन हान को पता था कि वो सच बोल रहा है। फिर बाद में यहाँ पर वो उसे CCTV का फुटेज बताने लगता है। एंड उस दिन यहाँ पर हान ने रैनन के ड्रिंक्स में ड्रग मिला दिया था और उस टाइम पर यहाँ पर रैनन 606 में थी और साथ साथ लूशा भी 606 में था, लेकिन वो 96 में कन्वर्ट हो गया था जहाँ पर रैनन और लूशा ने नाइट स्पेंड की थी और सेकंड वाले रूम में यहाँ पर हान ने और शीन ने नाइट स्पेंड की थी। तो ये एरी किसी और का नहीं बल्कि शीन का और हान का बच्चा है। ये बात सुनते यहाँ पर रैनन पूरे डिवास्टेटेड हो जाती है क्योंकि उसे अब तक ये लग रहा था कि वही उसका बच्चा है। बाद में यहाँ पर वो लोग प्रूफ मांगते, साथ साथ यहाँ पर वो DNA टेस्ट के रिजल्ट भी लाने लगता है। एंड रैनन यहाँ पर बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है क्योंकि वो अपनी लाइफ टाइम से एरी को अपना बेटा मानती आ रही थी। एंड यहाँ पर उसके बार बार लग रहा था कि आखिर उसने अपने बेटे को ऐसी कौन सी शिक्षा दे दी और कौन से मैनर्स दे दी है। फिर बाद में यहाँ पर वो अपने बेटे को ही टकरा देता है। लूशा यहाँ पर एरी को और शीन को वहाँ से भगा देता है, कहता है कि तुम्हारी वजह से सारी चीज़ें बिगड़ चुकी। साथ साथ यहाँ पर उसे गुस्सा आता है तो वो चाकू से रैनन को मारने वाला था, लेकिन इतने में यहाँ पर लूशा बीच में आ जाता है जहाँ पर वो चाकू से लग जाता है। हॉस्पिटल जाने के बदले ये इंसान यहाँ पर उससे रिंग लेकर प्रपोज कर रहा था, पर फटाफट यहाँ पर लियो एम्बुलेंस को बुलाता है जहाँ पर उसे लेकर हॉस्पिटल जाया जाता है। रैनन यहाँ पर लूशा से बोलने लग जाती है कि तुम्हें अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर कर खुद को हील करना चाहिए था। लूशा कहते कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे पूरी लाइफ में एक बार प्रिविलेज मिला है किसी एक जान को बचाने का, वो मेरी ही जान हो सकती है एंड किसी और की भी हो सकती है। एंड यहाँ पर मैंने मेरी पास्ट लाइफ में तुम्हारी जान बचाने की कोशिश की थी। फिर बाद में यहाँ पर रैनन को समझ आता है कि आखिर उसका रीबर्थ क्यों हुआ था। एंड बाद में यहाँ पर वो उसे सारी बातें बताता है जहाँ पर रैनन भी उसे कह रही होती कि मुझे भी पास्ट की सारी बातें याद है, इस वजह से मैंने ठहरा लिया था कि मैं तुम्हें इस बार वो सारी चीज़ें देकर रहूँगी जो कि तुम डिजर्व करते हो। फिर यहाँ पर वो कसमें खाने लगता है उसके साथ टाइम तक साथ देने का। एंड इसके टाइम बाद जैसे वो ठीक होता है वो लोग चले जाते हैं मैरिज ब्यूरो अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए। नॉर्मली मैरिज सर्टिफिकेट में यहाँ पर फोटो हस्बैंड वाइफ की होती है, लेकिन बीच में यहाँ पर क्यूट सा चिंटू भी आ जाता है। एंड यही इस ड्रामा का एंडिंग होता है जहाँ पर इन्हें एक हैप्पी सी फैमिली मिल जाती है।